हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। और जैसा हमारा वादा था, हम लोग सॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ को लेके आ चुके हैं। तो मैंने ऊपर पहले की वीडियो अपलोड कर दिए थे एक साथ मिला के, ताकि तुम लोगों को अंदाजा लग चुके कि हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था। और अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो स्किप करके लास्ट का सीन ही देख लो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट वहीं से एक्सप्लेन करने वाले हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। तो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देख ही लिया था कि ग्रेट सेज उर्फ जाओ, जो की इनहेरिटेंस की एक देवी है, वो अपने प्रेशर को रिलीज करती है, क्योंकि जो फालतू लोग थे वो एक झटके के अंदर मारे जाओ और सिर्फ कुछ ही लोग आगे ट्रायल को पास कर सके। इससे जो छोटे मोटे कल्टिवेटर थे वो एक झटके के अंदर ही मारे जाते हैं और टियान को समझ में आ जाता है कि द ग्रेट सीज का ट्रायल कोई हलवा नहीं है और ऊपर से ये सन की औरत है। साथ ही में जुआन यहाँ पे योची के ऊपर एक एहसान करती है, ये कहते हुए कि मेरी इनहेरिटेंस तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें साइड में कर देती हूँ। ट्रायल खत्म होने के बाद तुम यहाँ से सही सलामत निकल जाओगे। एल्डर किंग मन के अंदर यही सोचते हैं कि अच्छा हुआ ये लोग इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और बाकी कल्टिवेटर्स अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये तो एक नेपोटिज्म है भाई, लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला और हम लोगों को यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जा रहा है। ग्रेट सन नेपोटिज्म वाली है। हम लोग योची को देखते हैं जो टियान के ऊपर एहसान करना चाहती थी, इसलिए वो जुआन से टियान के बारे में कहती है। जुआन आगे से पूछती है तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा लवर है? तो योची आगे से कहती है डोरे डालने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन वो बंद नहीं रहे, बीवी इतनी सुंदर है। फिर इसके बाद योची यहाँ पे जुआन को बता देती है कि इसकी बीवी और कोई नहीं, डिमोनिक कल्टीवेशन क्लैन की एम्प्रेस है। इसमें जुआन हैरान होकर कहती है कि ये तो इतना छोटा है, ऊपर से साला इसकी कल्टीवेशन भी एकदम अंगूठे बराबर है, इसको इतनी पावरफुल बीवी कैसे मिल गई? साले ने पक्का गले के कुत्तों को दूध के अंदर 10 रुपए वाला ओरियो बिस्कुट दुबा के खिलाए होंगे। मैं इसे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। मेरी आदत मजबूर है भाई, गंदी आदत लगी है मजाक बनाने की चीजें, ये जल्दी एक्सप्लेन नहीं होगी, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। टियान आगे से कहता है कि उसे इनहेरिटेंस चाहिए, तो जुआन आगे से कहती है ले लो भाई, ट्रायल को पास करो, ले जाओ, मैंने कब रोका है। इसके बाद वो आगे से अपनी पावर्स का यूज करती है और वहाँ पे कई सारे पोर्टल्स को खोल देती है और उन लोगों से कहती है कि पोर्टल चूज करो और ये तुम्हारा सबसे खतरनाक नाइटमेयर होगा। अगर इसके अंदर हमेशा के लिए फंस गए तो इनहेरिटेंस के जिंदा भी नहीं निकल पाओगे। हम लोग कई सारे लोगों को देखते हैं और सभी की फटी पड़ी थी। सभी लोग सोच रहे थे कि कौन सा पोर्टल चूज करें, ये दोनों खास हैं, ये जिंदा बच जाते हैं, इनकी शकल याद रख लो, और ये चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। टियान अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाता है और वो आगे से माइंड रीडिंग कार्ड का यूज करता है, याद होगा पिछले एपिसोड में मिला था। तो फिर माइंड रीडिंग कार्ड अपना जलवा दिखाता है, तो फिर हमें जुआन की मन की बात पता चलती है, जो कि यही थी कि अगर आखिर में मरना ही है तो फिर हमें जीने के लिए इतनी मेहनत ही क्यों करनी, और अगर मरना ही है तो फिर जीना ही क्यों। यही था, मजाक नहीं कर रहा, यही लिखा हुआ है। इससे टियान को समझ में आ जाता है कि दरवाजा चाहे जोन सा भी चुनो, फटनी दोनों में ही है। इसलिए टियान आगे बढ़ता है और वो आगे से पर्पल दरवाजे को चूज करके अंदर घुस जाता है। टियान जब अंदर घुसता है तो फिर वहाँ पे सबसे पहले एक इल्यूजन चल रहा था, जो कि हेवनली विंड सिटी का था, पिछले चैप्टर में हुआ था, जहाँ पे हेवनली डिमोनिक सेट के कई सारे डिसेपल्स को मार दिया गया था। टियान बदला लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन काफी सारे लोग पहले ही मार चुके थे। टियान को इल्यूजन दिखाई देता है जहाँ पे कोई उसके डिसेपल को मार रहा था, तो टियान उसके ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि तुम अपने फेलो डिसेपल का बदला लेना चाहते हो। इसके बाद वही इल्यूजन वाली चीजें, चारों तरफ से लोग निकल आते हैं जो कि आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मुझे मार दो, मुझे मार दो, और वो सभी टियान को अपने अंदर घसीटने लगते हैं, बेसिकली सदमा। लेकिन कुछ ही देर में जाके टियान खुद को संभाल लेता है, ये कहते हुए कि ये तो पहले ही मारा जा चुका है, मुर्दे को दोबारा मारने से क्या मिलेगा, सुकून दोस्त, अगर कड़ी नफरत करते हो। खैर इसके बाद टियान को चक्कर आते हैं और इसकी जब आंखें खुलती हैं तो ये बिस्तर के ऊपर था, वो भी आधा नंगा। खैर इसके बाद वहाँ पे इनकी भाई साहब की बीवी आती है, वो किंग, जिसको बड़ी जोर से लगे हुए थे, बहुत ज्यादा हॉर्नी हो रखी थी वो, और वो मचाना चाहती थी कैसे न तैसे। टियान उसके हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है 1 सेकंड के लिए रुको महिला मित्र, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, कौन हो तुम? हम लोग करते हैं पहले 4 प्ले, 2-3 घंटों तक चलता है हमारा मेकआउट, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम नहीं हो मेरी बीवी? ओके, आगे से कहती है ठीक है यार, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, लेकिन मेरे पास मल्टीपल चॉइस है, ये देखो पीछे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि याओची और यहाँ पे वाइची क्लैन की मदर भी आ जाती हैं, एंड दे हैव ह्यूज रैक्स एंड द फैन सर्विस इज वेरी गुड। इसके बाद ये तीनों महिला मित्र टियान से पूछती हैं कि हम आपको कैसे खुश करें। इसके बाद बजाई जाती है चुटकी, भीम को गुस्सा आ रहा है इतने समय, इससे टियान के ऊपर गिरता है पानी, वो भी झरने के नीचे। जिसके बाद याओची आगे बढ़ती है, जो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन टियान आगे से कह देता है नो हॉर्नी नो बॉर्नी, इसलिए तुम साइड में हट सकते हो, यानी कि बंदा सख्ती में है। तो साइड से याओची मदर और वुकिंग भी आ जाती हैं, जो कि उसे कहती हैं नो हॉर्नी नो बॉर्नी, पर वी आर मेकिंग यू हॉर्नी। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि सख्ती से पिघलना नहीं है, अगर मैं यहाँ पे हल्का सा भी फिसला तो ये मुझे डुबा देंगी हवस के चक्कर में और मार देंगी। इसके बाद वो वुकिंग से कहता है कि मेरी बीवी ऐसा एक्ट नहीं करती
है। इसके बाद वो याओची मदर से भी यह कहता है कि थोड़ा संभालिए यार, आपकी उम्र हो गई है। आई मीन यू आर मॉमी बट यू आर नॉट रियल मॉमी। इसके बाद वो ग्रेट सेज जुवान से कहता है कि बस करो यार, इस तरीके से सिर्फ माहौल ही खड़े हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। इसमें जुवान आगे से कहती है यार तुम्हारी शक्ति बड़ी सख्त है यार, मान गए तुम्हें। लेकिन जुवान यहीं पे नहीं रुकने वाली थी, वो आगे से बना देती है इवोकिंग के कई सारे क्लोन जो कि अब टियान को भाई सेक्सुअली हरास कर रहे थे। वो उसे चिपक चिपक के कह रहे थे कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या, तुम्हें और कोई पसंद आ गया, वगैरह वगैरह, क्या तुम मुझे देखते नहीं हो। इसके बाद टियान आगे करता है गॉड्स रिकॉर्ड एक्टिवेट। ये एक तरीके का साउंड या फिर कोई म्यूजिक व्यूजिक है जिससे यहाँ पे जो इल्यूजन था वो पूरी तरीके से सेटर हो जाता है। टियान को पोर्टल गेट दिखाई देता है तो वो उसे बाहर निकल के कहता है कि मैं कोई सिंपल मैन ना हूँ, सख्ती से रहता हूँ, बीवी के अलावा किसी और के सामने लंगोट नहीं खोलता। टियान किसी और जगह पे आ चुका था और साइड से वो दो चेले भी बाहर निकलते हैं और ये भी बाहर आ गए थे। तो टियान उनसे दूर हो जाता है, यही सोचते हुए कि ये इल्यूजन भी हो सकते हैं। तो टियान आगे से सिस्टम का माइंड रीडिंग कार्ड यूज करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये दोनों असली हैं और ये दोनों टियान को अपना भाई एकदम आइडल मानते हैं। यही सोचते हुए कि ये इतना सुंदर है कि साला मैं फंस गया इसके चक्कर में, साला होमो हो रहा हूँ। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि टियान बो होली लैंड के साला मिट्टी में कुछ गड़बड़ है, वहाँ की हर एक डिसाइपल अजीब ही प्राणी है। टियान आगे बढ़ता है और उनके साथ बात करता है और उनसे यही पूछता है कि तुम लोगों को गेट के अंदर क्या दिखाई दिया। वो लोग पूछते हैं क्या क्या डिटेल में बताओ क्या दिखाई दिया। तो टियान उनसे कहता है कोई सपना वपना, कोई इल्यूजन। तो ये लोग आगे से हैरान होकर कहते हैं कि गुरु हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ कुछ इवल स्पिरिट मिली जिनको हमने ठिकाने लगा दिया। इसे टियान को समझ में आ जाता है कि दी ग्रेट सेज जुवान ने उसके साथ चीटिंग की है, उसे ये इल्यूजन दिखाया था। टियान आगे से कहता है कि माहौल बना के माहौल ही झुलसा दिया। सिस्टम आगे से कहता है होस्ट यार तुम शांत रहो यार, गन्ने का जूस पियो, बड़ा गिलास 20 रुपए। अब इसमें सिस्टम की गलती थोड़ी ना है कि तुमने माइंड रीडिंग कार्ड जुवान के ऊपर इस्तेमाल किया, वो कुछ और ही सोच रही थी, तो इसमें मेरी क्या गलती। लेकिन लोगों को बाद में पता चलता है कि जो पर्पल डोर है वो एक स्पेशल डोर था। कई सारे लोग उस डोर को चूज किए थे लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं थे। लेकिन टियान सही सलामत बाहर निकल आया था तो कई सारे लोग शॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से टियान को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इससे टियान को यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का कुछ तो मिलता है और साथ ही में उसकी गॉडली फिजिक और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। टियान को अच्छे से पता था कि उसकी गॉडली फिजिक बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, इसलिए वो इसी बारे में सोच रहा था कि वो अपनी फिजिक को और कैसे इंप्रूव कर सकता है मिशन करके दोस्त, और कैसे। उसी टाइम पे वो जमीन हिलने लगती है और हम लोग देखते हैं कि नदी के बीच से निकलता है एक पेड़ जिसके ऊपर फल नहीं स्पिरिचुअल वेपन्स लटके हुए थे। बेसिकली आम ही समझो एक डिसेबल से रहा नहीं जाता है और वो भागते हुए स्पिरिचुअल वेपन लेने के लिए चला जाता है, तभी उसके ऊपर ग्रेट सेज अटैक करती है और उसकी बॉडी राख में बदल देती है। कुछ लोग आगे से कहते हैं कि वो बंदा यहाँ पे स्काई किंग रियलम पे था लेकिन एक स्पॉट के अंदर ही वो मारा गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे असली वाली दी थर्ड ग्रेट सेज बाहर निकलती है, इसे हम जुवान ही बुलाएंगे, और वो उन लोगों से कहती है कि यहाँ के कुछ कायदे कानून है जिनको तुम्हें फॉलो ही करना पड़ेगा और जो लोग फॉलो नहीं करेंगे वो भाड़ में जाए मर जाए, मुझे क्या। और हमें आखिर में बताया जाता है कि ये थर्ड ग्रेट सेज की बिग सिस्टर है। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये सभी एक ही जेरोक्स कॉपी है, बस अलग अलग साइज में। अभी भी नहीं समझे तो ये तीनों एक ही हैं। अभी आगे एक और आएगी, ये बस अलग अलग बॉडी के अंदर आ रहे हैं ट्रायल को देने के लिए ताकि ये लोग इनहेरिटेंस के लिए कोई अच्छा सक्सेसर चूज कर सके। ये सभी लोग आगे से पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। तो ग्रेट सेज आगे से बताती है कि वो सिर्फ एक जेरोक्स कॉपी जो तुमने बाहर देखी थी, मैं असली वाली हूँ जो ट्रायल लेने के लिए आई हूँ। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो बड़ी चालाक है, हम लोगों को चूना कत्था सब लगा गई। ग्रेट सेज उन लोगों से कहती है कि मेरे पीछे ये ट्री देख रहे हो, कोई मामूली ट्री नहीं है, इसमें घर जाएगा तेरा। बेसिकली एशियन ट्री है ये, और इस ट्री के ऊपर सेब नहीं लगा है क्योंकि न्यूटन वो सेब लेके चला गया साला ग्रेविटी बनाने के चक्कर में, इसलिए तुम लोगों को मिलेंगे इसके ऊपर स्पिरिचुअल वेपन जो कई सारी कैटेगरी की हैं और इनमें से एक इमॉर्टल ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है। सभी लोग आगे से खुश हो जाते हैं और इनके मुंह से एकदम लार बहने लगती है, यही कहते हैं कि मेरे हाथों में ही आएगा वो स्पिरिचुअल वेपन। लेकिन ग्रेट सेज आगे से बताती है कि तुम लोगों के पास 10 मिनट होंगे और 10 मिनट के अंदर जिस किसी एक बंदे के हाथों में इमॉर्टल ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन होगा वो सर्वाइव करेगा और बाकी भाड़ में जो मैंने बताया नहीं मरो, मुझसे कोई लेना देना नहीं। सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो बेईमानी है यार, इमॉर्टल वेपन के चक्कर में वो लोग अपनी जान गंवा दें। लेकिन टियान इसके अंदर छुपे हुए मैसेज को समझ गया था कि अगर कुछ पाना है तो फिर खोना ही पड़ेगा। अगर उन लोगों को यहाँ पे एक गॉड जितनी पावर पानी है तो फिर राजा बनना छोड़ना पड़ेगा जिसको सत्ता प्यारी होती है। ग्रेट से उसे कहती है बुद्धि बड़ी तेज है यार तुम्हारी, तुम बादाम खाते हो ना। टियान आगे से हमें और ज्यादा समझाता है कि एक गॉड बनने के लिए कई सारे कल्टिवेटर्स एक साथ लड़ भिड़ते हैं और उनमें से कुछ ही यहाँ पे अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। इसलिए ग्रेट सेज यहाँ पे उसी रास्ते को दोबारा दोहराना चाहते हैं कि कई सारे लोग आपस में लड़ाई करें और जो लोग काबिल होंगे गॉड के रास्ते पे चलने के लिए उन्हें यहाँ पे इमॉर्टल वेपन मिलेगा। और ऊपर से ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें से यहाँ पे कई सारे कल्टिवेटर हैं जो कि कल्टिवेशन में कई सारे आगे पीछे हैं, लेकिन इसके बावजूद तुमने हमें बिल्कुल सिंपल सा टास्क दिया है कि हमें भागते हुए जाना और इमॉर्टल वेपन ले लेना है। लेकिन मेरे अंदर का कीड़ा मुझसे कह रहा है कि पानी के अंदर कुछ तो है जो अपने मन के अंदर सोच रहा है कि कोई आ रहा है, खाना आ रहा है, चिकन लेग पीस, पराठे,
सूरमा, खूरमा, खीर सब कुछ आएगा आज। ग्रेड सेज आगे से कहती है मन पढ़ते हो क्या तुम, या फिर ओवर थिंकर हो, या फिर डिप्रेशन में हो, खैर जो भी हो, लेकिन तुम मुझे अब और ज्यादा धीरे धीरे पसंद आने लगे हो। इसके बाद ग्रेड सेज उन लोगों से कहती है चलो धावा बोलो, जाओ और जाके इमॉर्टल वेपन लो जाके। टियान उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे 6 राइटेड डिसाइपल है, जिनमें से 3 सेलेस्टियल रियलम पे हैं, और लोगों ने पक्का इरादा बना के आया है कि इन लोगों को ये इमॉर्टल वेपन बने, क्योंकि फालतू में कौन ही मारना चाहेगा। वहाँ पे एक बंदा है जिसके बारे में भूल चुका हूँ, लेकिन इसका इरादा बस टियान को मारने का ही है। खैर हम लोग ग्रेड सेज को देखते हैं जो कि इन लोगों को कुछ नियम्स के बारे में बताती है कि मैं तुम लोगों को 3 चीजों के बारे में बता देती हूँ कि जैसे ही शुरुआत हो जाएगी तो फिर तुम लोगों को वहाँ पे वेपन के अंदर से जो लाइट निकल रही है जो कि इंडिकेट करती है कि वेपन का ग्रेड कौन सा है, वो तुम्हें दिखना बंद हो जाएगी। बेसिकली अंधेरे में टॉर्च लेके घूमना बिना बैटरी के। और दूसरी ये है कि तुम लोग जैसे ही उस वेपन को छू लोगे तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से ग्रेड का है, तुम बाद में उसे बदल नहीं सकते और ना ही कोई दूसरा तुमसे छीन सकता है। और तीसरा ये कि समय खत्म होने से पहले अगर तुम लोग वेपन नहीं छू पाते हो तो फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि तब तक तुम किसी के पेट में होगे। इसके बाद सेज घंटी बजाती है तो स्कूल के बच्चों की तरह ये सभी भी भागते हुए निकल जाते हैं क्लास के बाहर स्कूल गेट के लिए। और उसी टाइम पे पानी के अंदर से निकलता है एक मछलीदार ड्रैगन, जिसको वो लोग वाटर ड्रैगन कह रहे थे, और वो बाहर निकलते ही सबसे पहले टियान के ऊपर अटैक करता है। तो टियान आगे से वाटर ड्रैगन स्टेप का यूज करते हुए आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज करता है। उसी टाइम पे टियान को पता चलता है कि कोई तो साला स्नीक अटैक कर रहा है और वो इजीली उनके अटैक को डॉज करता है। वो लोग उससे कहते हैं कि यार तुम तो कुछ ज्यादा ही तेज हो, तुमने आसानी के साथ हमारे अटैक को ब्लॉक कर लिया। टियान आगे से कहता है मैं सोच ही रहा था कि ये कौन होगा, लेकिन ये तो हमारा लिन कमीना है जो दूसरों की बीवियों के ऊपर गंदी नजर डालता है। इस पे कल्टीवेटर वही बात, तुम्हारी कल्टीवेशन हमसे कम है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो। वहीं पे हम लोग इस लिन कमीने को देखते हैं जो कि आगे से कहता है चिंता ना करो, तुम मेरे हाथों ही मरोगे। टियान आगे से कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी है, जिसके बाद वो आगे से सिस्टम से कहता है जलवा दिखाओ अपना। वहीं ग्रिड से जैसे ही ये टियान को अपना लेवल अप करते हुए देखती है वो मन के अंदर सोचती है कि इसके अंदर तो कुछ ज्यादा ही थंडर टेलीविजन स्पिरिचुअल वेन्स हैं। सिस्टम आगे से शॉर्ट दाव को एक्टिवेट करता है तो टियान आगे से अपनी शॉर्ट का यूज करते हुए कई सारे कल्टीवेटर्स को एक झटके के अंदर ही मार गिराता है। साथ ही में सिस्टम आगे से अर्थ एलिमेंट रैंक की शॉर्ट ट्रेसिंग शैडो को एक्टिवेट कर देती है, जिससे टियान अपनी शॉर्ट को अपनी मनमर्जी मुताबिक कंट्रोल कर सकता था, जिसकी मदद से टियान कई सारे कल्टीवेटर्स को यूं ही मौत के घाट उतार देता है और एक झटके के अंदर 5 कल्टीवेटर्स को मार गिराता है। इसके बाद वो लिन कमीने के पीछे जाता है और उसे कहता है दोस्त अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद वो आगे से हेवनली डिमोनिक पाम टेक्निक का यूज करता है और उसके मुंडे के ऊपर रख के उसे एक झटके के लिए सुन्न सा कर देता है, जिसके बाद वो उसे वाटर ड्रैगन को खिला देता है। ये कहते हुए ये रही तुम्हारी बख्शीश। वाटर ड्रैगन उसे खाने के बाद कहता है अरे वाह छेनी मिल गया यार, मजा आ गया। लेकिन जब टियान पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि कई सारे लोग पहले ही पेड़ के पास पहुंच चुके थे और वो लोग अपनी चॉइस लेने ही वाले थे। इसलिए टियान आगे से ट्रेजर हंटिंग कार्ड को एक्टिवेट करता है और वो जल्दी से पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे हम लोग एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसके हाथ इमॉर्टल ग्रेड के ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन उससे पहले टियान वहां पे चलता है एकदम चालाकी वाला मूव और वो एक नॉर्मल से ट्रेजर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है यही है इमॉर्टल ग्रेड का ट्रेजर। इस पे वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो हेवनली डिमोनिक सेटे से आता है और ऊपर से एम्प्रेस इसकी बीवी है। एम्प्रेस ने पक्का इसे कोई ना कोई डिवाइस दिया ही होगा इमॉर्टल ग्रेड के ट्रेजर को ढूंढने के लिए, और लालच हमेशा ही ले डूबता है सिर्फ गरीबों को। जस्ट लाइक आजा मेरे सर्कल में आजा। इसलिए टियान के ऊपर अटैक करता है और उस वेपन को लेते हुए कहता है कि ये मेरा हुआ। सभी लोग आगे से कहते हैं कि इसे तो इमॉर्टल ग्रेड का ट्रेजर मिल गया। टियान आगे से कहता है हाँ तुम्हें मिल गया 2 कौड़ी का इमॉर्टल ग्रेड का ट्रेजर, असली वाला माल तो मेरे हाथों में है। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं तो धोखाधड़ी है। खैर हम लोग देखते हैं कि वो इमॉर्टल ग्रेड का ट्रेजर कुछ खास नहीं था, सितार ही था साला। टियान के लिए यही बेहतर है क्योंकि वो सितार ही बजाता है। वो बंदा टियान से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। टियान उससे कहता है लेकिन ये मेरा हुआ। इसके बाद ये आगे से टियान के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम हेवनली डिमोनिक सेट के पैट्रियार्च हो, तुम्हारे अंदर कोई शर्म हया नहीं है। टियान आगे से कहता है कि हमारे नाम में ही बेईमानी है, हरामी बना है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना सीधा होऊंगा। खैर इससे ये दोनों चीले शौक हो जाते हैं और साथ में कुछ लोग भी कि ये तो बेईमानों का ग्रुप है। लेकिन सिस्टम बड़ा खुश हो जाता है और वो टियान को रिवॉर्ड देके कहता है कि हम तुम्हें लिटिल द सीमलेस का टाइटल देते हैं, इससे तुम्हारे चेहरे के ऊपर डिफेंस इंक्रीज हो जाएगा। टियान आगे से कहता है ये कैसा टाइटल है साला बेशरम, और ऊपर से चेहरे के ऊपर डिफेंस देने का क्या फायदा है जब कोई गला ही काट सकता है। वैसे तुम इस डिफेंस को हल्के में न लेना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। खैर इसके बाद बाकी लोग टियान के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन साइड से ग्रेड से जुआन आगे से कहते हैं तब जब हम चाहेंगे। इसके बाद वो आगे से नियम का फायदा उठाते हुए इन सभी को मौत के घाट उतार देती है, यह कहते हुए कि सिर्फ एक ही बंदा सर्वाइव करेगा जिसके हाथों में इमॉर्टल ग्रेड का वेपन होगा।
इसके बाद ग्रेट सेज यहाँ पे टियान से कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा बेहतर हो। टियान आगे से कहता है तो फिर क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? तो फिर सेज उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें चौकीदार दिखाई देती हूँ, अभी रुको, काफी स्टेज बाकी है, जब वो लोग अपना मिशन कंप्लीट कर लेंगे तब बाकी लोग एक साथ निकल जाएंगे। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये जब तक 25-30 लोगों को मार नहीं देगी तब तक इसे सुकून नहीं आएगा। इसके बाद टियान उस इमॉर्टल वेपन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं जल्दी से इसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, जिससे ये मुझे अपना मास्टर मान लेगा। इसके बाद टियान अपनी खून की बूंद उस इमॉर्टल वेपन के ऊपर डालता है और वो बहुत जल्द ही टियानो को अपना मास्टर मान लेता है। बेसिकली ये सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। इस वेपन के साथ में ना ही अटैक पावर इंक्रीज होगी बल्कि डैमेज जो होगा वो भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा और साथ ही में अपोनेंट की सोल के ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा। इससे टियान को समझ में आ जाता है कि जब उसने याओची सेंड के सितार का इस्तेमाल किया था तब वो डायरेक्टली उसकी बॉडी को ही छू रहा था, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो था। और टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी चीजें घातक हो सकती है, उसे सोच समझ के ये सब कुछ करना चाहिए। इसके बाद अगला सीन 1 घंटे के बाद का होता है और बस यही लोग बचे थे जितने हुए थे, बाकी ग्रेट सेज ने बाकी लोगों को निगल लिया था। ग्रेट सेज वहाँ पे आती है ये कहते हुए कि 5 लोग बच गए, मुझे लगा था 2 ही 3 बचेंगे। यार ये तो बढ़िया ही है कि ज्यादा लोग हैं। वो लोग आगे से पूछते हैं कि हम लोग यहाँ से जा सकते हैं क्या? तो ग्रेट सेज आगे से कहती है नहीं, अभी तो फाइनल स्टेज बाकी है, तुम लोगों की और ज्यादा चट्टी निकाली जाएगी। टियान को पहले से पता था कि ये वाली स्टेज आएगी ही आएगी क्योंकि ये लोग चैन से जीने कहाँ देते हैं। इसके बाद ग्रेट सेज वहाँ पे वाइड ट्रांसपोज को बाहर निकालती है जो कि सिर्फ कोई ग्रेट एम्परर ही कर सकता है और सेज उन लोगों से कहती है कि जैसे तुम लोग इस लास्ट स्टेज को पार कर लोगे तो फिर इनहेरिटेंस और टोम के अंदर जो भी ट्रेजर्स पड़े हुए हैं वो तुम्हारे हो जाएंगे। इस पे सभी लोग आगे से खुश हो जाते हैं कि उन्हें ग्रेट एम्परर की इनहेरिटेंस मिलने वाली है। इस पे ये दोनों आगे से कहते हैं कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं, बताओ हमें क्या करना होगा? तो ग्रेट स्टेज आगे से कहती है मुझे मारना होगा और क्या। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये तो बेमानी हुई, ये तो हमसे कई सारी कल्टीवेशन आगे है। और वो लोग आगे से यही तो कहते हैं। टियान भी आगे से ये कहता है कि हमारे लिए मारना है आपको मुश्किल, क्योंकि हम एक साथ भी नहीं कर सकते हैं कुछ स्किल। इस पे सीज आगे से कहती है किसने कहा भैया कि तुम लोग एक साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला करोगे 1 by 1? तो सभी लोग आगे से कहते हैं कि तो सुसाइडल मैच हुआ भाई, हम नहीं खेलेंगे। ग्रेट से जो लोगों से कहती है कैसे नहीं खेलोगे? ग्रेट एम्परर बनने से पहले मैं अपने रियलम में इनविजिबल हुआ करती थी, इसीलिए मैं अपने रियलम को यहाँ पे कम कर दूंगी। मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा नहीं उठाने वाली बल्कि तुम्हें मारने वाली हूँ। इस पे इन दोनों को लगता है कि अभी भी यहाँ पे जीतने के चांस है और से उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोगों को नहीं खेलना है तो फिर तुम लोग फेल हो जाओगे। टियान आगे से कहता है नहीं भाई, इनहेरिटेंस लेने के लिए आए हैं तो खेलेंगे ही। इसके बाद एक कल्टिवेटर आगे बढ़ता है, ये कहते हैं कि उसका रियलम स्काई किंग रियलम है। तो ग्रेट सेज आगे से कहती है ठीक है, मैं अपना रियलम यहाँ पे कम करके तुम्हारे लेवल पे ले आती हूँ। और जब मैं इस रियलम पे थी तो मेरी उम्र 20 हुआ करती थी। टियान सिस्टम को गाली देते हुए कहता है साले देख, वो मुझसे 1-2 साल बड़ी भी नहीं है, इसके बावजूद वो स्काई किंग रियलम के पीक स्टेज पे है और मैं यहाँ पे सिर्फ स्टार अर्थ किंग रियलम पे ही अटका हुआ हूँ। सिस्टम उसे कहता है काहे जलन लेते हो यार, तुम्हें पता है ना कल्टीवेशन की दुनिया में उम्र कोई भी मायने नहीं रखती है। क्या तुमने किसी ऐसे को देखा है जो कुछ महीनों के अंदर ही यहाँ पे 4 रियलम को पार कर जाए और फर्स्ट से 4 स्टार किंग रियलम पे पहुंच जाए? टियान आगे से कहता है तुम तो धोती खोल रहे हो मेरी। खैर इसके बाद एक कल्टीवेटर आगे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जुआन के ऊपर, लेकिन ग्रेट सेज की मिनी कॉपी कुछ ज्यादा ही फास्ट थी, इसलिए वो बड़ी जल्दी अटैक को डॉज करती है और उसके पीछे जाके उसकी गर्दन के ऊपर जोर से लात मार के उसे हवा में उड़ाती है और ऊपर पहुंच के उसके ऊपर धड़ाम से लात दे मारती है, जिससे वो धड़ाम से नीचे जाके गिरता है और इसका गेम बच गया, ये मर गया भाई। ये दोनों आगे से कहते हैं कि ये तो सरासर किलिंग है, बिना किसी दिक्कत के उन्हें एक झटके के अंदर मार दिया गया। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि ग्रेट सेज यहाँ पे आसानी के साथ किसी भी रियलम के बंदे को मार सकती है, क्योंकि उन्हें पहले ही हर एक रियलम के अंदर मास्टरी हासिल है। इसके बाद ग्रेट सेज आगे से पूछती है कि अब कौन आगे आना चाहेगा भाई। इस पे दूसरा वाला बंदा तो अपने सर ही टेक देता है, ये कहते हुए कि मैं मारा जाऊंगा। तो फिर टियान आगे बढ़ता है। इस पे ग्रेट सेज की मिनी कॉपी अटैक करते हुए कहती है कि उसे इस पल का काफी देर से इंतजार था। इसके बाद वो आगे से एक पावरफुल पाम स्ट्राइक करती है जो एक अर्थ किंग रियलम के लिए ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। टियान आगे से कहता है आप होंगी इनविंसिबल अपने रियलम में, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। जिसके बाद वो निकालता है सितार और आगे से साउंड ब्रेकिंग आर्ट का यूज करते हुए बड़ी आसानी के साथ ही पाम स्ट्राइक को न्यूलिफाई कर देता है। इस पे ग्रेट सेज की मिनी कॉपी हैरान होके हुए कहती है कि ये तो याओची साउंड ब्रेकिंग आर्ट है, वो भी स्पिरिचुअल इफेक्ट के साथ में, तुमने ये कहां से सीखी? और फिर ग्रेट सेज को हैरान करने की वजह से सिस्टम टियान को रिवॉर्ड देता है अल्टीमेट किलिंग साउंड अरे, और साथ ही में उसकी कंप्रीहेंशन में यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, यानी कि टियान तुरंत ही वो स्किल सीख गया। खैर ग्रेट सेज की मिनी कॉपी आगे से अटैक करते हुए कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किसी अपोनेंट से फाइट करूंगी जिसको मैं एक स्ट्राइक में मार सकती थी, लेकिन मुझे यहाँ पे दोबारा दूसरी स्ट्राइक का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन टियान आगे से दोबारा अल्टीमेट किलिंग साउंड अरे फॉर्मेशन का यूज करते हुए कहता है कि मैं नहीं हारने वाला। इस पे ग्रेट सेज की मिनी कॉपी हैरान होकर कहती है कि ये तो मार्शल स्किल है जिसको मैंने तब बनाया था जब मैं इमॉर्टल एम्परर रियलम पे थी। इस बच्चे ने ये कैसे सीख ली? सीखी तो सीखी, ये इतना परफेक्टली इसे यूज कैसे कर पा रहा है? फिर इसके बाद टियान आगे से स्पिरिचुअल अटैक का यूज करता है और साथ ही में वो स्पिरिट को
प्रेस कर देता है। इसे ग्रेट सेज की जो मिनी कॉपी थी वो कमजोर हो जाती है क्योंकि वो स्प्रिट से ही तो बनी हुई है। इसके बाद टियान आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है। इसके बाद वो ग्रेट सेज की मिनी कॉपी को कमर से पकड़ता है। ग्रेट सेज उससे कहती है कि तुम क्या करने वाले हो भाई। तो टियान आगे से कहता है कि मैं आपको बजाने वाला हूँ। इसके बाद टियान सितार नहीं बजाता, वो कुछ और ही बजाते जाता है भड़ा भड़ करके। भाई कुछ बड़ी चीजें स्मैश कर रहा है। खैर मर्दों के बीच में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये कहते हैं कि यही है हमारा मसीहा। ग्रेट सेज की मिनी कॉपी आगे से कहती है कि बहुत बजा लिया मुझे, अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद वो आगे से स्ट्राइक करते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी मूव होगा, इसके बाद तुम पक्का नहीं बचने वाले। लेकिन ग्रेट सेज की मिनी कॉपी गलत जगह पे हिट कर देती है। वो मारती है टियान के चेहरे के ऊपर। टियान उड़ते हुए जमीन के अंदर घुस तो जाता है लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। तुम्हें याद होगा ना, सेमलेस का टाइटल मीना था तो उसने टियान के फेस के ऊपर डिफेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया था। भाई को एक खरोच तक नहीं है इतनी बड़ी स्ट्राइक पड़ने के बावजूद। और वो आगे से कहता है कि चेहरे पे मार के तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया। ग्रेट सेज की मिनी कॉपी आगे से कहती है कि बेटा यार तुम्हारे चेहरा कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। साला मैंने अपना पूरा जोर लगा के मारा लेकिन तुम अभी भी ठीक हो, एक दांत तो कम से कम टूटना चाहिए था। टियान को भी समझ में आ जाता है कि ये सिस्टम का एक करिश्मा है। बेशरम टाइटल की वजह से उसके चेहरे के ऊपर डिफेंस आ गया। सिस्टम आगे से कहता है थोड़ा बहुत। भाई ये थोड़ा बहुत है। इसके बाद टियान आगे से कहता है कि आप इनविंसिबल होंगे लेकिन आपको चीजें फेस करनी पड़ेंगी, अब मैं जीत चुका हूँ। ये बात सच नहीं है क्या? इस पे ग्रेट सेज आगे से कहती है ऑफ कोर्स तुम जीत चुके हो। इसके बाद वो टियान को अपने साथ लेके जाते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पे ग्रेट सेज की लेगेसी का फाइनली सक्सेसर मिल चुका है जो कि हमारा टियान ही है। इसके बाद अगला सीन ग्रेट सेज के इनहेरिटेंस स्पेस का होता है जहाँ पे उनकी जिंदगी की सारी मेहनत है। सेज बाहर निकलती है और उससे कहती है कि बड़े चालाक हो तुम यार। हाँ ये मेरा स्पेस ही है जहाँ पे मेरी सारी जिंदगी की मेहनत रखी हुई है। सिर्फ कुछ लकी लोगों को ही यहाँ पे आने का मौका मिलता है। टियान आगे से एक्साइटेड होकर पूछता है कि यहाँ पे आने से उसकी जिंदगी के एकदम सारे दरवाजे खुल जाएंगे और उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। सेज आगे से कहती है पता नहीं यार, ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या मिलता है। टियान आगे से पूछता है क्या वो डायरेक्टली यहाँ पे इमॉर्टल रियलम पे पहुंच जाएगा। सेज कहती है नो। टियान पूछता है कि सेलेस्टियल रियलम। सेज कहती है नको। इस पे टियान आगे से कहता है तो फिर क्या घंटा की इनहेरिटेंस है यहाँ पे आपकी, जब कुछ मदद ही नहीं कर सकती है। सेज आगे से सांस लेते हुए कहती है कि साला आजकल के बच्चों का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही खराब है। पता नहीं आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को क्या ही सिखाते हैं, खासकर रिश्तेदारों के बच्चे। इसके बाद सेज यहाँ पे टियान को मस्का लगाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मछली पकड़ना सिखा रही हूँ मछली देने की जगह पे। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे मेरी इनहेरिटेंस होगी जो तुम्हें स्किल्स सिखाएगी जो उन सभी इनहेरिटेंस से काफी ज्यादा अच्छी होगी जो तुम्हें डायरेक्ट पावर देते हैं। इसके बाद ग्रेट सेज टियान को बताती है कि उसे ग्रेट सेज इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने यहाँ पे सेज लेवल को हासिल कर लिया था क्योंकि उन्होंने डाउ ऑफ द पाम फिस्ट एंड मैजिक के अंदर मास्टरी हासिल कर ली थी। टियान आगे से हैरान होकर पूछता है कि डाउ यहाँ पे स्टेज के अंदर बदल गया, कि डाउ को यहाँ पे हाईएस्ट रियलम नहीं समझा जाता है जो कि एकदम उच्चतम चोटी की स्टेज होती है, वो सेज के अंदर कैसे बदल सकता है। इस पे सेज आगे से टियान को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सोच यहीं तक ही क्या, कि आज तक यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने यहाँ पे डाउ के एकदम हाईएस्ट रियलम को अचीव किया हो और उसे उच्चतम चोटी का दर्जा दिया गया हो। ऐसे टियान को समझ में आ जाता है कि उसे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद सेज यहाँ पे टियान को और ज्यादा परेशान नहीं करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बता देती हूँ सिंपल शब्दों में, तुम स्कूल से पास हो जाते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई। इसी तरीके से तुम भले यहाँ पे ग्रेट एम्परर रियलम पे पहुंच जाओ जो कि एक सेज का लेवल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे गॉड रियलम है और उससे भी कई सारे हायर रियलम्स हैं। इसे टियान को समझ में आ जाता है कि अगर उसका अपोनेंट यहाँ पे सेम रियलम का है तो ना ही उसे यहाँ पे उसकी ऑरा से थोड़ी सी कंप्रीहेंशन मिलती है बल्कि उसे डाउ की भी हल्की फुल्की समझ मिल जाती है। इसलिए ताकत बढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ पे समझदार होना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम समझते जाओगे उतना ज्यादा तुम हायर रियलम के अंदर पहुंचते जाओगे। टियान ग्रेट सेज से कहता है क्योंकि आप यहाँ पे ग्रेट एम्परर रियलम पे पहुंच सकी थी इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ सेज लेवल के डाउ के बारे में ही समझ है। ग्रेट सेज उससे कहती है ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे डाउ फिस्ट एंड पाम को मास्टर कर लिया था, इसे लो और चलो देखते हैं कि तुम इसे कितना ज्यादा समझ पाते हो। टियान आगे से कहता है कि ये तो सिर्फ 2 ही हुए हैं, क्या आपने डाउ म्यूजिक के बारे में नहीं सीखा था। इस पे ग्रेट सेज नीचे गिर जाती है और वो आगे से संभलते हुए कहती है कि तुम्हारी बात सही है, डाउ म्यूजिक काफी ज्यादा खतरनाक है, उसे समझना बहुत ज्यादा टफ है। टियान आगे से कहता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपसे बेहतर हूँ, आपको ज्यादा शर्म करने की जरूरत नहीं है, डाउ म्यूजिक काफी ज्यादा टफ है, उसे समझने के लिए काफी ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ती है। ग्रेट सेज आगे से कहती है कि अब ये भड़वा कुछ ज्यादा बोल रहा है। इसके बाद वो टियान के ऊपर हमला कर देती है ये कहते हुए कि बहुत हो गई बातें, ये रहा तुम्हारा इनाम, डाउ फिस्ट एंड पम, जल्दी से सीखो और यहाँ से दफा हो जाओ। टियान की बुद्धि के अंदर वो दोनों डाउ घुस जाते हैं और उसकी बॉडी को फुल पावर देने लगते हैं। अब यहाँ पे टियान को बस डाउ फिस्ट एंड डाउ पम को समझना था। सेज भी अपने मन के अंदर यही सोचती है, देखते हैं कि ये बच्चा कितना कुछ समझ पाता है। डाउ फिस्ट एंड पम ज्यादा कुछ नहीं, बस टेक्निक सी थी जो कि तुमने अभी देखी ही थी, बेसिकली हैंड मूवमेंट
मूवमेंट्स एंड फिस्ट टेक्निक्स। और ऑफ कोर्स टियान के पास सिस्टम है तो फिर उसे ये सब कुछ समझने में ज्यादा देर थोड़ी ना लगती है, कुछ मिनट का प्रोसेसिंग। और सिस्टम की मदद से टियान यहाँ पे खट से सीख जाता है डाउ ऑफ द फिस्ट, डाउ ऑफ द पाम। और सीखता ही नहीं बल्कि वो इसके अंदर एकदम परफेक्ट हो जाता है। टियान अपनी आंखें खोलता है तो ग्रेडसिस उसे पूछती है कि कितना सीखा भाई। टियान आगे से बताता है कि वो इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है। ग्रेडसिस आगे से हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आधे घंटे के अंदर इतना सब फील करना काफी ज्यादा टैलेंटेड की बात है, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, जल्दी जल्दी कोशिश करो, कुछ महीनों के अंदर तुम सब कुछ सीख जाओगे। टियान आगे से बताता है कि वो यहाँ पे सिर्फ प्रोफिशिएंसी के लेवल तक ही समझ पाया है और वो मन के अंदर सोचता है कि उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पिनाकल तक पहुंचने के लिए, यानी उच्चतम चोटी। ग्रेडसिस पहले तो एकदम सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि टियान यहाँ पे प्रोफिशिएंसी के लेवल पे पहुंच चुका है तो वो आगे से कहती है कि मुझे यहाँ पे 1 साल लगा था इस लेवल तक पहुंचने में और तुमने सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये सब कुछ सीख लिया। और वो मन के अंदर सोचती है यहाँ तक कि एशियन टाइम के अंदर भी कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल और जीनियस नहीं था कि आधे घंटे के अंदर ही कोई इस लेवल तक डाउ के बारे में समझ सके। अगर ये बच्चा सच में यहाँ पे ग्रेट एम्परर रियलम पे पहुंच जाता है तो ये सच में गॉड रियलम के अंदर भी एंटर हो सकता है। फिर इसके बाद ग्रेडसिस यहाँ पे टियान को एकदम साफ बता देती है कि किसी को बताना नहीं कि तुम आधे घंटे के अंदर इस लेवल तक अचीव कर चुके हो, भले ही तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रेट एम्परर है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। टियान पूछता है काहे भैया, जिस पे ग्रेडसिस आगे से बताती है अगर तुम 1 करोड़ कमाते हो निर्मला ताई को बता देते हो क्या? नहीं ना, कि इससे पहले वो तुम्हारे पास 50% के लेके टैक्स घुस जाए। इसलिए दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे 3 हेवंस है और 9 स्पिरिचुअल डोमेन्स है और यहाँ पे ऐसे कई सारे अनजाने लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कोई रीजन की वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। लेकिन वहाँ के लोग किसी को भी 1 सेकंड के अंदर ही मार सकते हैं, भले ही वो स्ट्रॉन्ग एम्परर रियलम पे ही क्यों ना हो। इस पे टियान आगे से वही सवाल पूछता है जो हर एक मानवा के अंदर आ ही जाता है कि यहाँ पे क्या अलग अलग कॉन्टिनेंट भी है। इस पे ग्रेडसिस उससे कहती है कि तुम अभी दूध पीते बच्चे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम्हारी गॉडली फिजिक क्या चीज है। टियान आगे से कहता है बता दो भाई, व्यूअर्स को जानना है। इस पे ग्रेडसिस आगे से बताते हैं कि ज्यादातर कल्टीवेटर यहाँ पे सिर्फ हेवन एंड अर्थ के रूल्स के ऊपर ही रिलाई करते हैं कल्टीवेट करने के लिए, जैसे कि विंड, फायर, थंडर, लाइटनिंग एंड मोर। लेकिन गॉडली फिजिक किसी भी गेम के रॉयल पास की तरह होती है जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन को बूस्ट करती है और ऑर्डिनरी पर्सन के मुकाबले में ये लॉ को समझने के लिए ज्यादा बेहतर होती है। यहाँ तक कि गॉडली फिजिक के पास में कुछ स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद एडवांस लॉ समझने की भी एबिलिटी आ जाती है, यहाँ तक कि उन्हें मास्टर करने की भी, जैसे कि द लॉ ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का नियम। टियान आगे से कहता है ये क्या चीज है, सुनने में कूल लग रही है। इस पे ग्रेडसिस आगे से बताती है कि द लॉ ऑफ लाइफ यहाँ पे लॉ ऑफ लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है। रूमर्स ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा जिसके पास गॉडली फिजिक होती है वो यहाँ पे अपनी ग्रेट एम्परर की लाइफ को आगे तक बढ़ा सकता है, यानी कि अमरता। ये साले ऐसे ही 2-3 हजार सालों तक जिंदा रहते हैं, इसके बाद तो ये अमर ही बन जाएंगे। इससे टियान को समझ में आ जाता है कि इसीलिए उसे ढिंडोरा नहीं पीटना है कि उसके पास गॉडली फिजिक है, नहीं तो कोई भी आके उसे पेल सकता है और उसकी गॉडली फिजिक को चुरा सकता है। ग्रेडसिस उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम इसके वर्दी थी। इसके बाद वो आगे से अपनी स्किल बाहर निकालते हैं जिसका नाम थर्ड ग्रेट सेज स्किल था। व्हाट द फक इज दिस नेम? और वो टियान को बताती है कि ये एक हेवनली रैंक की स्किल है जो मैंने क्रिएट की है और ये तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगी कल्टीवेट करने के लिए। टियान आगे से कहता है कि उसके पास पहले ही एक स्किल है और वो मन के अंदर सोचता है कि उसके पास यहाँ पे गॉड से रिकॉर्ड है जो कि एक गॉड रैंक की स्किल है जो उसकी गॉडली फिजिक के लिए एकदम परफेक्टली मैच करती है, लेकिन वो बाकी स्किल्स को यहाँ पे सीख नहीं सकता है और ना ही उन्हें कल्टीवेट कर सकता है। ऑफ कोर्स सिस्टम यहाँ पे स्किल्स के ऊपर मोनोपोली कर रहा है, लेकिन ग्रेडसिस आगे से धमाका करते हुए कहती है अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम इसके साथ में तुम यहाँ पे इकट्ठे ही 3000 ग्रेड दाव को इकट्ठे कल्टीवेट कर सकते हो तो फिर तुम क्या करोगे जो कि सेज लेवल के हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम यहाँ पे 3000 ग्रेड दाव को कल्टीवेट करते हो ना? टियान आगे से कहता है हाँ मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे स्किल्स के साथ क्या गड़बड़ है? इस पे ग्रेडसिस आगे से कहती है ऐसा कहा जाता है कि शेर एक हिरन को मार के खा तो सकता है लेकिन पूरा नहीं। ग्रेडसिस आगे से कहती है कि यहाँ पे कई सारे दाव के रास्ते हैं जिनको फ्यूचर में अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तुम एक के अंदर तो अचीव कर लोगे और चोटी पे भी पहुंच जाओगे, लेकिन बाकी सबको अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। टियान आगे से कहता है कि आपके पास यहाँ पे डाउ, फिस्ट, पाम एंड म्यूजिक है और आपने इन तीनों को ही मास्टर किया है क्योंकि आपके पास वो स्किल थे। इस पे ग्रेडसिस आगे से कहती है ऑफ कोर्स ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे डाउ 1 है, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 3 और 3 से और सभी। और तुम्हारी फिजिकल कंडीशन और तुम्हारी गॉडली फिजिक मेरे स्किल्स के साथ पूरी तरीके से कंपेटेबल है और मेरे स्किल्स यहाँ पे तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे कम्प्रीहेंसिव लेवल को सेज लेवल तक पहुंचाने में या फिर उससे भी ज्यादा। इसके बाद तुम यहाँ पे कोई ऐसा बन जाओगे जिसके पास यहाँ पे 3000 ग्रेट दाव होंगे, वो भी सेज लेवल के। भले इस दुनिया के अंदर और भी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल आ जाए, लेकिन इसके बावजूद वो तुम्हारे जितना किसी और को शॉक नहीं कर पाएंगे जितना तुम शॉक कर पाओगे। टियान उस स्किल की तरफ देखते हुए सोचता है कि साला मैं ये चुरा तो लूं, लेकिन क्या ये मेरे गॉड से रिकॉर्ड के साथ कुछ बवाल तो नहीं करेगी? ग्रेडसिस टियान से कहती है कि ज्यादा चिंता न करो, मैं यहाँ पे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी स्किल ऐसे ही हवा में गायब हो जाए तुम्हारी फिजिक के साथ। तो मेरी
और अपनी स्किल के साथ काफी अच्छे से कल्टीवेट कर पाओगे और इस तरीके से मेरी स्किल भी विलुप्त नहीं होगी। मास्टर चाहती है कि उनकी लेगेसी आगे बढ़ती रहे जनरेशन टू जनरेशन। इसके बाद मास्टर वहां से जाने लगती है। टियान आगे से पूछता है कि मुझे तो लेके जाओ, लेकिन मास्टर सीज आगे से कहती है कि तुम यहीं पे रुकोगे, सबसे पहले ये सीखो जिसके बाद तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। टियान आगे से कहता है ठीक है भाई, जब सीख लूंगा तब बाहर आ जाऊंगा, मैं आपकी स्किल वेस्ट नहीं होने दूंगा। इसके बाद टियान वहीं पे पलटी मार के बैठ जाता है और आगे से दी ग्रेट सेज की स्किल को कंप्रीहेंस करने लगता है। यही नाम है और कोई भी हमें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद हम लोग बाहर का सीन देखते हैं और सभी लोगों को इंतजार हो रहा था कि ट्रायल कब खत्म होगा, कहीं वो लोग मारे तो नहीं गए। तुम लोगों को याद होगा तो टियान के साथ एक सुप्रीम एल्डर आया हुआ था, उसे टियान की चिंता हो रही थी और साथ ही में कुछ लोग और थे जो कि टियान के दुश्मन थे और ये बस यही मना रहे थे कि टियान अंदर जाएगा तो मारा ही जाएगा। खैर उसी टाइम पे ग्रेट सेज बाहर निकलती है जो कि बाकी लोगों को बाहर फेंक देती है और लोगों को बताती है कि ट्रायल खत्म हो चुका है। या उसी क्लैन की डॉटर आगे से पूछती है कि सीनियर को क्या हुआ भाई, टियान अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। हालांकि ग्रेट सेज आगे से इसका जवाब नहीं देती और बताती है कि उसे एक प्रॉपर सक्सेसर मिल चुका है। इस पे योशी क्लैन की डॉटर आगे से कहती है कि कहीं वो हम में से एक तो नहीं। जिसके बाद वो दोबारा टियान के बारे में पूछती है तो हम लोग सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा पैट्रियार्च मारा गया हो। इसके बाद हम लोग उन्हीं एल्डर को देखते हैं जो कि ह्यूमैनिटी वाले सेक्टर से कुछ तो थे, मैं नाम भूल गया हूँ भी, लेकिन ये लोग आगे से कहते हैं कि वो कैसे जिंदा रह सकता है, वो तो बस छोटा मोटा अर्थ किंग रियलम का एक कल्टीवेटर ही था। इस पे सुप्रीम एल्डर आगे से भड़क जाते हैं और गेट से चिल्लाते हुए कहते हैं अगर हमारे पैट्रियार्च को कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम्हारे टूम्ब को ऐसा गायब करूंगा कि 4 मुल्कों की पुलिस क्या सीआईडी में नहीं ढूंढ पाएगी। ग्रेट सेज आगे से बूढ़ी होके कहती है बुढ़े अपना दिमाग थोड़ा कम चला, इसीलिए तेरे जोड़ों में दर्द रहता है। मैंने कब कहा कि वो मारा गया, वो लड़का इतने समय मेरी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें कई सारे लोग हैरान होकर आगे से कहते हैं कि ये इनहेरिटेंस तो सिर्फ किसी होली सन या फिर योशी क्लैन को मिलनी चाहिए थी ना, उस बाहर वाले को कैसे मिल गए। खैर योशी आगे से पूछती है कि क्या वो अभी जिंदा है और तुम्हारी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर रहा है क्या। ग्रेट सेज आगे से कहती है हाँ भाई हाँ, लिख के दूं क्या। कैरेल्डर ये वाली बात जान के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उछल पड़ते हैं, जोड़ों का दर्द चला गया बुढ़े का। जिसके बाद हम लोग वही ह्यूमैनिटेशन सेक्टर पैलेस वाले कुछ को देखते हैं और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें सक्सेसर मिल चुका है तो फिर हमें जाने क्यों नहीं देती। जिसपे ग्रेट सेज आगे से कहते हैं कि जब तक वो लड़का इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करके बाहर नहीं आ जा तब तक तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। इस पे ये लोग आगे से कहते हैं मगर क्यों, अगर उसे यहाँ पे 10 साल लगेंगे तो फिर क्या तुम हमें 10 सालों के लिए यहाँ पे भूखा मार दोगे। इस पे ग्रेट सेज आगे से एनर्जी रिलीज करते हुए कहते हैं किसके पैलेस में खड़े हो, कहाँ पे इनहेरिटेंस लेने के लिए आए थे, क्यों आए थे, तुम्हारे बाप ने कहा था आने के लिए। इन दोनों की बहस आगे चल पाती कि उससे पहले ही ग्रेट सेज का जो स्पेस था वो टूट जाता है और वहां से टियान बाहर निकलता है। ग्रेट सेज आगे से हैरान होकर कहती है कि साले ने आधे घंटे के अंदर स्किल को भी समझ लिया। वहीं हम लोग टियान को देखते हैं जो कि स्पेस से बाहर निकलते हुए ग्रेट सेज को शुक्रिया कहता है, ये कहते हुए कि आपकी वजह से मुझे नई स्किल मिल गई। ग्रेट सेज टियान से कहती है कि तुमने आधे घंटे के अंदर ही पूरी इनहेरिटेंस को कंप्रीहेंस कर लिया और यहाँ तक कि तुम स्काई किंग रियलम के बस एक कदम दूर हो, तुमने काफी अच्छा किया। जिसपे ये तीनों जो कि टियान के साइड पे थे वो आगे से कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पे 4 स्टार पे था लेकिन अचानक से 9 स्टार पे पहुंच गया। कुछ घंटों के अंदर इतना ज्यादा ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा कमाल की बात है। इसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। वहीं पे सुप्रीम एल्डर पूरे दिल से खुश थे और वो टियान से कहते हैं अगर तुम मुझसे इजाजत भी मांग लो तो मैं तुम्हें दे दूंगा हाईवे के किनारे वाली। खैर ग्रेट सेज उन लोगों से कहती है कि वादे के मुताबिक तुम लोग अब यहाँ से दफा हो सकते हो इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। इसके बाद वो अपने पास एक रिंग बाहर निकालती हैं और वो टियान को देते हुए कहते हैं कि इस रिंग के अंदर स्टोम के सभी ट्रेजर्स हैं और वो तुम्हारे हुए। यानी कि टियान को छीने के साथ में काजू कतली भी मिल गई। और हम लोग ह्यूमैनिटीज पैलेस के कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी ग्रो हो रहा है, ये फ्यूचर में हमारे प्लान के अंदर बाधा बन सकता है, हमें इसे रोकना ही पड़ेगा। जिसपे ये लोग यहाँ पे सबसे पहले ग्रेट से इजाजत मांगते हैं इस डैम प्लेस को छोड़ने के लिए और मन के अंदर सोचते हैं कि ये लोग जैसे ही यहाँ से इस जगह से निकल जाएंगे तो निंगटियान कुत्ते की मौत मरेगा और उसे दफन होने तक का समय नहीं मिलेगा। ग्रेट सेज उन लोगों से कहती है कि दफा हो जाओ इससे पहले कि ये टोम गहराइयों में डूब जाए और तुम लोग यहाँ पे जिंदा ही ना बचो। दरअसल इनहेरिटेंस लेने के बाद ये टोम अब हमेशा के लिए माटी में दफन हो जाएगी। टियान आगे से यहाँ पे ग्रेट सेज को शुक्रिया कहता है और ये भी कल्टी मारने ही वाला था लेकिन ग्रेट सेज उसे कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रुकोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी हड्डियों को लो और याओची क्लैन लेके जाओ और वहाँ पे मुझे उसके साथ दफन कर दो। इस पे याओची आगे से पूछती है कि उससे मतलब आपका ग्रेट सेंटेस याओची जुआन है ना। इसके बाद हम लोगों को ग्रेट सेज और याओची जुआन की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं जहाँ पे ग्रेट सेज कल्टीवेट कर रही थी तो जुआन उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करा देती हूँ और ये मसाज कहीं और ही कर रही थी। ग्रेट सेज उससे कहती है दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें गिरा के मार दूं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मसाज देने लगते हैं विद द अप एंड डाउन सिचुएशन। खैर इसके बाद ये दोनों यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को लेके बातें करने लगती हैं कि इन दोनों को ही गॉड रियलम के अंदर जाना है। असलियत में हमें पता है कि दोनों में से कोई नहीं जा पाया। कैरन की दोस्ती इसी तरीके से ही थी। इसके बाद ग्रेट सेज रियलिटी के अंदर आ जाती है और लोगों को बताती है कि उसके बाद से उसने याओ जुआन को कई सालों से नहीं देखा है। लेकिन हम लोग टियान को देखते हैं जो एकदम परफेक्ट सवाल पूछता है कि याओ जुआन ने आपको रिलैक्स करने में कैसे मदद की थी, क्या दबाया
था उन्होंने। इस पे ग्रेड से आगे से कहती है कि मेरे साथ हमेशा के लिए रुक जाओ, बताती हूँ कैसे रिलैक्स कराया था। टियान आगे से कहता है नहीं, मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या टेक्निक थी, शायद से मैं अपनी वाइफ के ऊपर इस्तेमाल कर लूं। इसके बाद हम लोग एल्डर किंग को देखते हैं जो कि ग्रेड से कहते हैं कि आप चिंता ना करिए, हम आपकी इस लास्ट विश को जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद ग्रेड से टियान से कहती है कि मेरे इनहेरिटेंस के ऊपर थप्पड़ न लगाना, नहीं तो जिंदा होके आऊंगी और अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी। टियान आगे से कहता है काहे को दिमाग खा रही हो, चिंता ना करो, पूरी डोमेन के अंदर आपकी स्किल को फेमस कर दूंगा। इसके बाद ग्रेड से यहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि दफन कर दो भाई मुझे। वहीं पे हम लोग याओशी क्लैन की डॉटर को देखते हैं जो कि टियान से पूछती है कि हमारे साथ आना चाहोगे मास्टर को एक सच्ची बुरियल देने के लिए। टियान जाना तो चाहता था लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि इतनी लंबी ट्रिप के बाद अगर वो अपनी बीवी से नहीं मिला तो उसकी बीवी उसे कच्चा चबा जाएगी, लेकिन वो इसे डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकता, इनहेरिटेंस लेने के बाद में रूड माना जाएगा। इसलिए एल्डर आगे बढ़ते हैं और वो टियान को थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं। इसके बाद वो जोर जोर से कहते हैं कि तुमने यहाँ पे इनहेरिटेंस को ले लिया है, इसलिए कई सारे लोग यहाँ पे तुमसे उसे चुराने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें हेवनली डिमोनिक सेक्ट चलना चाहिए। टियान आगे से एल्डर की बातों में हामी भरता है और याओशी क्लैन को मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं अगली बार आके विजिट करूंगा। यहाँ पे तुम लोग ऑथर का लॉजिक देखो, एक हवा का झोंका चलता है और याओची टियान के ऊपर ही गिर जाती है। भाई उसका वजन इतना ज्यादा होगा कि धरती गिर जाए, और ऊपर से आगे जो लटके हुए उनका तो पता ही नहीं, वो तो मिलियंस में इन्फिनिटी है उनका काउंट। एज यू नो मानुआ लॉजिक, उनका बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है तो वो लोग इन चीजों का सहारा लेते हैं अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का, लेकिन मुझे कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद वो लोग जैसे ही टोम से बाहर निकलते हैं तो फिर इनका ड्रैगन दिखाई देता है जो कि मारा जा चुका था। इसके बाद वो दोनों एल्डर आगे बढ़ते हैं और सीधा टियान के ऊपर हमला ही कर देते हैं ये कहते हुए कि तुम तो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। एल्डर आगे से अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं ये कहते हुए देखते हैं कि कौन यहाँ से जिंदा नहीं जाता। वहीं पे इन दोनों की बुंड फटी जैसे ही पता चलता है कि एल्डर की यहाँ पे कल्टीवेशन पीक सेलेस्टियल रियलम है और वो बहुत जल्द ही इमॉर्टल एम्परर रियलम पे जाने वाले हैं। लेकिन ये दोनों एल्डर फुल तैयारी के साथ में आए थे और सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि दुख की बात है कि तुम्हारा अपोनेंट हम लोग नहीं है, ये है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई तो कैरेक्टर आता है, दिखने में मुझे ये इच्छाधारी नाग ही लग रहा है। खैर एल्डर इसका नाम लेता है तो फिर हम लोगों को पता चलता है कि ये फर्स्ट सॉर्ट सेक्ट का लीडर है। खैर ये इच्छाधारी नाग आगे से हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुए मेरा नाम लेने की, और वो एल्डर के ऊपर बस एक ही अटैक करता है और एल्डर उसे घायल होकर धड़धड़ाते हुए नीचे जाके गिरते हैं। टियान एल्डर से पूछता है कि आप तो ठीक है ना, तो एल्डर आगे से बताते हैं कि जल्दी भागो, वो यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल एम्परर रियलम पे है, वो तुम्हारी जान ले लेगा। इसके बाद हम लोग इच्छाधारी नाग को देखते हैं जो कि टियान से कहता है कि अच्छा तुम ही हो दी फेमस हेवनली डेमोनिक सेक्ट के पैट्रियार्च। वह टियान मन के अंदर सोचता है कि मेरा लक अंधेरे में ही क्यों रहता है, हमेशा मेरा मुकाबला यहाँ पे पावरफुल इमॉर्टल एम्परर से ही क्यों होता है, लेकिन उसे के नीचे के रियलम के कल्टीवेटर्स को तुम आसानी के साथ पेल दोगे, इसीलिए ऑथर स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भेजता है मेरी जान। खैर ये भी टियान को हल्के में ले रहा था और ये उसके मुंह के ऊपर अपनी एनर्जी बीम से हमला करता है, यही सोचते हुए कि ये तो मारा जाएगा, और इन दोनों के चेहरे के ऊपर खुशी की लहर आ जाती है। खैर टियान वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि ये लेजर में मेरा झंडा कुछ नहीं उखाड़ सकती। खैर वो बीम जैसे ही टकराती है वहां पे पूरी तरीके से धमाका होता है, वहां के पत्थर उत्थर उड़ जाते हैं, लेकिन टियान को कुछ भी नहीं होता और टियान उसकी बेइज्जती मारते हुए कहता है कि एक सेकंड स्टार का इमॉर्टल एम्परर रियलम एक अर्थ किंग के छोटे मोटे कल्टीवेटर को भी नहीं मार पाया। और अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर टियान के पास है स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस, दिस सेमलेस फेस। और तुम चेहरे को दीवार में रगड़ तो दीवार घिस जाएगी लेकिन चेहरे के ऊपर खरोच नहीं आएगी। टियान में सिस्टम से कहता है कि सिस्टम यार मेरा डिफेंस कुछ ज्यादा ही हाई नहीं है। सिस्टम उसे कहता है कि हाँ वो है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अपनी बॉडी के किसी और हिस्से से ब्लॉक करने की कोशिश न करना, नहीं तो तुम्हारी बॉडी शीशे के टुकड़ों की तरह बिखर के रह जाएगी। वेपन मुख इच्छाधारी नाग को देखते हैं जो कि दोबारा टियान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे। इसके बाद अपनी पूरी बॉडी के साथ में ही टियान के ऊपर हमला करता है। वहीं पे टियान के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो इस अटैक को डॉज कर सके और चेहरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए टियान उस इच्छाधारी के नाग के इस वाले अटैक से डायरेक्ट हिट खाता है और धड़कते हुए दूर जाके गिरता है। याओशी आगे बढ़ती है और टियान से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन टियान एक झटके में ही खड़ा हो जाता है। इससे इच्छाधारी नाग शॉक होता है कि मेरे अटैक के आफ्टर शॉक के बावजूद इसे कोई भी हैवी इंजरी नहीं हुई और ये आराम से खड़ा हो गया। इसलिए सिस्टम यहाँ पे टियान को रिवॉर्ड देता है जो कि होता है टेलीपोर्टेशन कार्ड। इसका इस्तेमाल करके टियान एक खास डिस्टेंस के अंदर किसी को भी यहाँ पे बुला सकता है सिर्फ वन टाइम के लिए। इसके बाद ग्रेट सेज भी बाहर निकल आती है और वो इच्छाधारी नाग से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सक्सेसर के ऊपर इस तरीके से हमला करने की। इस पे इच्छाधारी नाग आगे से कहता है कि तुम अपने टाइम में हुआ करती होगी, अब एम्परर लेकिन इस टाइम में नहीं हो, अब तुम सिर्फ एक नॉर्मल से स्पिरिट हो, दिखती जाओ कि मैं तुम्हें कैसे धूल में मिला देता हूँ। इस पे ग्रेट सेज आगे से कहती है अरे वाह काफी ज्यादा जोश है तुम में, चलो देखते हैं कि कौन किसे धूल में मिलाता है। इसके बाद वो टियान से कहती है कि अच्छे से देखना मैं यहाँ पे आखिरी बार फिस्ट एंड पाम स्किल का यूज करने वाली हूँ। टियान आगे से कहता है देख रहा हूँ जी। इसके बाद ग्रेट सेज आगे से फिस्ट एंड पाम स्किल का यूज करते हुए बताते हैं कि ये मूव इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी बड़े से पहाड़ को भी हिला दे। इसके बाद वो इच्छाधारी नाग के ऊपर अटैक
कर देती है तो इच्छाधारी की फट जाती है सिर्फ प्रेशर को ही महसूस करके। तो फिर वो आगे से 10,000 शॉट शील्ड का इस्तेमाल करता है उस पाम अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन सेज का पाम अटैक उसकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और धीरे धीरे करके उसकी शील्ड वहाँ पे टूटने लगती है और इसे ये लगने ही वाली थी कि उससे पहले ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ग्रेट राइटियस एम्परर आ जाता है और इन्हीं का ही लोचा द हेवनली डेमोनिक सेक्ट के साथ हो रखा है। तुम देखोगे तो पता चल जाएगा अगर याद होगा तो। और वो ग्रेट सेज से कहता है कि ये तुम्हारे डाओ पाम और डाओ फिस्ट कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं है। इच्छाधारी नाग अपने लीडर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि राइटियस ग्रेट एम्परर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो राइटियस एम्परर आगे से अपनी पाम स्किल का यूज करते हुए ग्रेट सेज से कहता है कि बस तुम एक बची कुछ रिमेंट हो, यानी कि अवशेष, जल्दी से गायब हो जाओ। और ऑफ कोर्स राइटियस एम्परर यहाँ पे एम्परर रियलम पे था तो उसकी पावर ज्यादा होनी ही थी और कहाँ पे अपनी सक्सेस सेज एक नॉर्मल सी अवशेष ही तो है, उनके पास कहाँ इतनी ज्यादा पावर है, इसीलिए वो काफी जल्दी ही पीछे दबने लगती हैं। सेज को यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता, सिर्फ उन्हें इसी बात का दुख था कि वो यहाँ पे जुआन के बगल में अब दफन नहीं हो सकती हैं। उसी टाइम पे टियान आगे बढ़ता है जो कि सेज को पकड़ के पीछे ले आता है और उन्हें बचा लेता है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टियान ने उस टेलीपोर्टेशन कार्ड का इस्तेमाल किया था जो सिस्टम ने हाल ही में ही दिया था। अब टियान की यहाँ पे फटी पड़ी थी क्योंकि अगर वो सभी लोग यहाँ पे एक साथ जुड़ जाएं तभी वो लोग यहाँ पे राइटियस एम्परर को हरा नहीं सकते हैं। वहीं पे राइटियस एम्परर टियान के इस टेलीपोर्टेशन वाले कार्ड के कारनामे की वजह से हैरान हो गया था कि ये मेरी नाक के नीचे से भी ग्रेट सेज को बचा के लेकिन निकल गया लो कल्टीवेशन में होने के बावजूद। इससे राइटियस एम्परर यहाँ पे शॉक हो जाता है और बेशक ये ऑथर का प्लान ही तो है, ये प्लॉट है, नहीं तो हमारा टियान जिंदा कैसे बचेगा और मानवा कैसे कंटिन्यू होगी। अब इस शॉक की वजह से सिस्टम यहाँ पे टियान को रिवॉर्ड देता है जो कि होता है ग्रेट एम्परर समनिंग कार्ड और टियान इसके जरिए यहाँ पे एक एम्परर को समन कर सकता है स्पेशल मूवमेंट के जरिए। इसके बाद टियान को आ जाता है फुल कॉन्फिडेंट कि वो यहाँ पे अब आसानी के साथ राइटियस एम्परर को धूल चटा सकता है, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम लोग ये सब कुछ अब मेरे ऊपर छोड़ दो। इस पे राइटियस एम्परर वहाँ पे अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए टियान से कहता है कि तुम बेटा सिर्फ अर्थ किंग रियलम पे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहिए। टियान आगे से कहता है कि थोड़ी देर में जब तुम अपनी दुम बचा के यहाँ से भागोगे तब तुम देख लेना कि ये हिम्मत आ कहाँ से रही है। इसके बाद टियान आगे से यूज करता है ग्रेट एम्परर समनिंग कार्ड। ये कहते हैं विद द सेक्रेट ट्रेजर आई समन 2 मॉमीज। इसके बाद टियान आगे से समन करता है वोकिंग अपनी पति को और साथ ही में याओची क्लैन की मदर को। समनिंग कार्ड जैसे ही वहाँ पे एक्टिवेट होता है तो वॉइड के जरिए दोनों झटाक से यहाँ पे आ जाते हैं और इन लोगों को भी यहाँ पे ग्रेट एम्परर का ऑरा महसूस हो रहा था। साथ में याओची को भी यहाँ पे याओची क्लैन की मदर का ऑरा महसूस हो रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि याओची क्लैन की मदर वहाँ पे आ जाती हैं जो कि सावर लेने के लिए जाने वाले थे। वहीं पे हम लोग वोकिंग को भी देखते हैं जो कि ठीक ठाक थी और फिर ये दोनों एक दूसरे से पूछती है कि साला हमें वर्ड से यहाँ पे खींच कौन लाया। वो राइटियस एम्परर जैसे ही अपने सामने दो ग्रेट एम्परर के कल्टीवेटर्स को देखते हैं तो वो आगे से कहते हैं व्हाट द फक इज दिस, साले ने इन दोनों को समन कैसे किया, वो भी एक झटके के अंदर। खैर वोकिंग को जैसे ही पता चलता है कि टियान को किसी ने परेशान किया है तो वो पीछे मुड़ के टियान से पूछती है बाबू तुम्हें किसने परेशान किया। तो टियान आगे से राइटियस एम्परर की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो यहाँ पे कमजोर को बुली कर रहा है, वही है। राइटियस एम्परर आगे से कहते हैं साला हरामी। इसके बाद वो एकदम गुस्से में रेज के साथ में पीछे मुड़ के राइटियस एम्परर से कहती है एक एम्परर होने के नाते ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि तुम एक अर्थ किंग रियलम के कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर रहे हो। फिर इसके बाद राइटियस एम्परर यहाँ पे याओची क्लैन को थोड़ा सा साइड में करना चाहता था तो वो याओची क्लैन की मदद से कहता है कि तुम हमेशा नेचुरल लेने के लिए मानी जाती हो तो फिर तुम यहाँ पे किसकी साइड लेने वाली हो। लेकिन हम लोगों को पता है कि टियान की वजह से याओची मदर किसकी साइड लेने वाली थी और वो राइटियस एम्परर से कहती है कि पहली बात तो ये कि तुम सबसे पहले माफी मांगो यार, मैं लड़कियों के साथ में नहाने वाली थी और तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे घसीट लाई, माफी मांगो यार, मजा खराब कर दिया तुमने। राइटियस एम्परर आगे से कहता है क्या मैं एक ग्रेट एम्परर हूँ, एक राइटियस एम्परर, राइटियस अलायंस का लीडर। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो पूरी जगह हिलने लगती है क्योंकि वोकिंग का गुस्सा अब सर से पार हो चुका था और पूरी तरीके से वो गुस्से में थी और वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि जो हो तुम भाड़ में जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे हस्बैंड को हाथ कैसे लगाया ये बताओ तुम मुझे, साला आज मैं तुम्हारा यहीं पे किस्सा खत्म कर देती हूँ। इसके बाद वोकिंग अपने पास से निकाल लेती है अपनी इमॉर्टल वेपन वाली स्वॉर्ड और राइटियस एम्परर से कहती है तुम्हें लगता है कि तुम अपनी छोटी सी पावर के साथ में यहाँ पे डेमोनिक सेट को जब चाहे तब उंगली कर सकते हो। वह पे राइटियस एम्परर की फटके हाथ में आ जाती है जैसे ही वो वोकिंग के हाथों में इमॉर्टल वेपन को देखते हैं और राइटियस एम्परर पीछे हटते हुए कहता है कि हम दोनों ही यहाँ पे एम्परर रियलम पे है, अगर हम एक साथ फाइट करेंगे तो ये पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वोकिंग आगे से अटैक करते हुए कहती है जैसा कि मुझे फर्क पड़ता है। टियान हम लोगों को बताता है कि वोकिंग का जो डॉ ऑफ द सॉर्ड है वो सेजहुड तक पहुंच चुका है। पीछे से ग्रेट सिस टियान से कहते हैं कि उनकी फाइट को अच्छे से देखना, तुम्हें दो एम्परर्स के बीच में लड़ाई हर दिन देखने को नहीं मिलती है, वैसे तुम्हारी वाइफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। टियान भी अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी वाइफ ने कभी भी यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक उसके सामने इस्तेमाल नहीं किए हैं, वो अभी तक अपने टैलेंट को पूरी तरीके से छुपाते हुए आ रही थी। वहीं पे हम लोग वोकिंग को देखते हैं जो कि राइटियस एम्परर के ऊपर अब भारी पड़ने लगी थी और वोकिंग राइटियस एम्परर को पूरी तरीके से सप्रेस करी जा रही थी, उन्हें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हरा रही थी। वहीं पे उन लोगों की वजह से जो आफ्टर शॉक निकल रहे थे वो सभी इन लोगों के ऊपर आके गिरने वाले थे
तो फिर साइड से मदर ऑफ योशी बाहर निकलती हैं, जो कि आगे से अपनी बांसुरी को बजाते हुए इन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। और वो टियान से कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारी बीवी बहुत ज्यादा गुस्से में, शायद से पीरियड चल रहे होंगे उसके। इसके बाद वो वोकिंग से कहती है कि जरा सा संभल के यार, थोड़ा सा तो होल्ड बैक कर लो, कहीं अपने प्यारे हस्बैंड को तुम चोट ना पहुंचा दो। वहीं पे हम लोग वोकिंग को देखते हैं जो कि फुल जोर से अटैक कर रही थी, ये कहते हुए कि मैं नहीं रुकने वाली, तुम्हें तुम्हारा काम पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम उसे प्रोटेक्ट करो, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। इसके बाद वोकिंग शॉट का यूज करते हुए लगातार राइटियस एम्परर के ऊपर हमले करते रहती है और हमले करते करते उन्हें दूर लेते जाते रहती है। टियान उनकी फाइट्स को देखते हुए अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो एक दिन उसके जितना स्ट्रॉन्ग या फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वोकिंग ने राइटियस एम्परर को हरा दिया था और राइटियस एम्परर मरते मरते भी कानूने पेल रहा था। वो वोकिंग से कहता है कि तुमने मुझे अपना दुश्मन बना के बहुत ही गलत किया है, सिर्फ एक बेवकूफ के चक्कर में। टियान वोकिंग से पूछता है कि तुम जीत गई क्या? तो वोकिंग आगे से बताती है कि ये साला बहुत ज्यादा डरपोक है और मरने से इसकी फटती है, इसलिए कभी भी यहाँ पे खुद से नहीं आता, सिर्फ अपने क्लोन से भेजते रहता है। ये बस एक ग्रेट एम्परर का छोटा सा शैडो था जो कि उसकी ताकत का बस आधा हिस्सा है। इसके बाद हम तीन की तिकड़ी देखते हैं और उनकी फट चुकी थी और ये भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। वोकिंग उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए थे, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, किस्तों में आए हो, कटके जाओ। वहीं पे वोकिंग का बस एक ही हमला और ये तीनों ही किस्तों की तरह कटके बिखर जाते हैं। इसके बाद वोकिंग भागते हुए टियान के पास आती है और उसे पूछते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? टियान आगे से कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ यार, तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही काइंड हो रही हो। साइड से योशी मदर उन दोनों से कहती है कि तुम लोग यार पब्लिक में ऐसे ही शुरू ना हो जाया करो, थोड़ा सा लगाम रखो, जहाँ देखो वहाँ शुरू हो जाते हो। इसके बाद वो टियान से कहती है कि देख रहे हो कि तुमने मुझे कैसे यहाँ पे घसीट लिया है, तुमने ही ये कांड किया था ना, हम लोगों को समन करके मैं नहाने जाने वाली थी, और अगर मैं कपड़े उतार चुकी होती फिर जो होता उसके लिए कौन जिम्मेदार होता, तुम्हें यहाँ पे अच्छे से समझाना पड़ेगा। अब टियान भैया की फटी, क्योंकि वो यहाँ पे ये तो बता नहीं सकते हैं कि उन्होंने सिस्टम का दिया हुआ समनिंग कार्ड यूज किया था, इसीलिए वोकिंग यहाँ पे टियान को कवर देते हुए कहती है कि इसके पास इसके तरीके हैं, ये बातों को साइड में रखो, हम लोगों के पास और भी ज्यादा चीजें हैं करने के लिए। इस पे टियान अपनी बीवी के तलवे चाटते हुए कहता है यू आर दी बेस्ट। वहीं पे योशी मदर अपने मन के अंदर सोचती है कि ये साला दिन बे दिन और ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रहा है। इसके बाद हम लोग ग्रेट सेज को देखते हैं और उनके जो बचे कुछ अवशेष थे अब ये भी जाने वाले थे, इसीलिए योशी मदर से कहती है कि ये हमारे ग्रेट सेज हैं, हमें इन्हें जल्दी से योशी क्लैन ले जाना पड़ेगा। ये चाहती है कि हम लोग इन्हें ग्रेट सेंटेंस याओ जुआन के बगल में ही दफनाएं। ग्रेट मदर को पता था कि वो लोग जितनी चाहे उतनी कोशिश कर ले, वो लोग यहाँ से कभी भी जल्दी से जल्दी योशी क्लैन नहीं पहुंच सकते हैं, उन्हें ग्रेट सेज को ऐसे ही अलविदा कहना पड़ेगा। ग्रेट सेज भी आगे से कहती है कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पे सब कुछ देख लिया और ये देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। रही बात याओ जुआन की, तो ऊपर जाके मिल लूंगी, कौन सा भाग गई होगी, ऊपर स्वर्ग में ही तो होगी। इसके बाद वो टियान से कहती है साले तू ना भूलना, मेरी लेगेसी को एकदम फेमस ही रखना। टियान आगे से कहता है काहे चिंता करती हो, जाओ शांति से अलविदा हो, जाते जाते भी टॉट मार रही हो, तुम्हारी लेगेसी को फेमस ही रखूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके बाद दी ग्रेट सेज इन लोगों को सुखी रह के यहाँ से हमेशा के लिए उड़न छू हो जाती हैं। फिर टियान अपने मन के अंदर ये सोचता है कि उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि वो एक एम्परर लेवल तक फाइट कर सके। हाँ साले बनना ही है तुझे। इसके बाद अगला सीन हमारा सीधा राइटियस अलायंस के हिडन चैम्बर का होता है, जहां हम लोग राइटियस एम्परर को देखते हैं और इन्हें खून की उल्टियां हो रही थी झटके खाने के बाद में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई कॉल वॉल करता है, वीडियो कॉल। राइटियस एम्परर इसे व्हाइट गॉड कह के बुलाता है और वो व्हाइट गॉड से पूछता है कि तुम सर्कुलेशन से कब बाहर निकले भाई। जिसके बाद वो योशी मदर के बारे में बताता है कि वो हेवनली डिमोनिक सेट के काफी ज्यादा करीब हो गई हैं, अगर वो लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं तो फिर हमारा प्लान फेल नहीं हो जाएगा। इस पे व्हाइट गॉड आगे से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पहले ही नेक्स्ट रियलम के बॉर्डर तक पहुंच चुका हूँ। इस पे राइटियस एम्परर आगे से हैरान होकर कहता है इसका मतलब ये है कि तुम पहले ही गॉड ऑफ पाथ की शुरुआत कर चुके हो, क्या फिर तुम यहाँ पे गॉड थ्रोन के ऊपर नहीं बैठने वाले, और क्या तुमने इसके लिए वहाँ पे फाइट नहीं की थी। इस पे व्हाइट गॉड आगे से कहता है कि मैं अभी यहाँ पे ट्रू गॉड नहीं बना हूँ, मैं बस ग्रेट एम्परर की ज्यादा ताकतवर वाली फॉर्म पे हूँ, जिसको मैं यहाँ पे फॉल्स गार्ड कहता हूँ। इसके बाद वो आगे से कहता है कि योशी क्लैन दी हेमोनिक सेट क्लैन तुम लोग बस देखते जाओ, और साथ ही में ये भड़वा पेरेटियाज भी, तुम सब मेरे पैरों तले मौत की भीख मांगोगे। इसके बाद अगला सीन आधे महीने के बाद का होता है और हम लोग इस मियां बीबी वाले कपल के ऊपर आ जाते हैं और आधे महीने तक वोकिंग यहाँ पे बैठ के टियान की इंजरीज को ही हील कर रही थी। सचा केयरिंग वाइफ तुम्हें नहीं मिलने वाली, मैं भी मिल भी जाए, पुण्य किया होगा तो। फिर इसके बाद टियान वोकिंग से कहता है कि तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है, मैं तुम्हें कैसे रीपे करूँ। इसके बाद वो वोकिंग को पकड़ता है और उसे बिस्तर के ऊपर लिटा देता है, ये तरीका अच्छा है रीपे करने का। वोकिंग टियान से कहते हैं ये सब रुको, पहले ये बताओ कि थर्ड ग्रेड सेज ने तुम्हें यहाँ पे स्टोरेज रिंग दी थी ना। टियान आगे से कहता है फक, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था तुम्हें देख के। इसके बाद वो आगे से स्टोरेज रिंग को बाहर निकालता है और पूछता है कि इसके अंदर क्या माल पानी हो सकता है। वोकिंग यहाँ पे टियान को पहले ही प्रिपेयर होने को कह देती है कि खुद को बुद्धि से मजबूत कर लो, तुम्हें बहुत बड़ा झटका मिलेगा। टियान आगे से पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो फिर वोकिंग आगे से स्टोरेज रिंग को एक्टिवेट करती है तो टियान उसके अंदर ही चला जाता है। टियान जब उस स्टोरेज रिंग के अंदर जाता है तो वो रिंग तो एकदम आलीशान थी लेकिन पूरी खाली थी। टियान आगे से कहता है बुड्ढी ने चूना तो नहीं लगा दिया, लेकिन उसी टाइम पे टियान को एक चेस्ट दिखाई देती है जो आगे से चमक रही थी। ये कहते हुए यही है खजाना, आके लूट लो। टियान भी अपने मन के अंदर सोचता है वाह भाई वाह, किस्मत खुल
गए, लेकिन जैसे ही वो चेस्ट को खोलता है तो उसके अंदर एक छोटी चेस्ट निकलती है। इससे टियान को समझ में आ जाता है कि धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद वो दोबारा खोलता है तो एक और छोटी, और इसी तरीके से छोटी छोटी करके इतनी छोटे पे आके चेस्ट रुकती है। टियान आगे से कहता है, मुझे पता था कि धोखाधड़ी हुई है, जालसाजी के पेपर तैयार कर लेता हूँ। खैर इसके बाद जब वो छोटी वाली चेस्ट को खोलता है तो फिर उसके अंदर से ग्रेट सेस की बची हुई अवशेष बाहर निकलते हैं, जो कि टियान से कहती है कि बच्चों को लालची नहीं होना चाहिए। मैंने तुमको वहाँ पे अपनी इतनी प्रीशियस स्किल दी, इतनी कीमती थी, वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें और भी ज्यादा चाहिए। टियान आगे से कहता है, धोखाधड़ी है ये, जालसाजी। इस पे ग्रेट सेस आगे से कहती है कि ये मेरा आखिरी तोहफा और प्यार समझ लो जो मैं तुम्हारे लिए देके जा रही हूँ, बाकी मैं दूसरे लोगों को तो कुछ भी नहीं देती। टियान को जैसे ही स्क्रू मिलता है तो वो जल्दी से बाहर निकल आता है और अपनी वाइफ को बताता है, तुम्हें पता है कि अंदर क्या था? अंदर कुछ भी नहीं था, वो साली खाली थी पूरी रिंग। इस पे वुकिंग आगे से कहती है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि बुद्धि को मजबूत कर लो। ऐसा कहा जाता है कि थर्ड ग्रेड सेज ना ही सबसे गरीब एम्परर हुआ करती थी, बल्कि सबसे ज्यादा कंजूस भी वही थी। अगर तुम्हें लगता है कि उनके ट्रेजर के अंदर तुम्हें सोना चांदी मैजिकल वेपन स्किल मिलेगी तो फिर ये तुम्हारी ही गलती और तुम्हारे ही लगेंगे, वो भी बहुत बड़े वाले, और बुद्धि कमजोर होगी। टियान आगे से स्क्रोल वाइफ को देते हुए पूछता है कि इसके अंदर क्या है, चेक करके बताओगी? तो वुकिंग आगे से हैरान होकर कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि वो कंजूस औरत तुम्हारे लिए स्क्रोल भी छोड़ के जाएगी। वुकिंग बढ़ के टियान को बताती है कि इसके अंदर एक पिल बनाने की टेक्निक लिखी हुई है और वो पिल तुम्हारी फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। टियान आगे से कहता है, क्या सच में वो मेरी गॉडली फिजिक को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकती है? वुकिंग आगे बताती है कि इसमें लिखे हुए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब है हमारे पास, सिर्फ 2 को छोड़ के, थंडर हार्ट फ्रूट और साथ ही में 9 फिनिक्स आइस ग्रास। वुकिंग टियान से कहती है, चिंता न करो, मैं किसी से कह के इन्हें ढूंढवा दूंगी। टियान आगे से कहता है कि मैं अपनी बीवी के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं डाल सकता हूँ, मुझे खुद की बलबूते पे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसलिए टियान वुकिंग को मना कर देता है किसी से कहने के लिए, और वो कहता है कि वो इन्हें खुद ही ढूंढ लेगा। वुकिंग जोर देती है कि मैं मदद कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा, लेकिन टियान मना करता है, ये कहते हुए कि हमारा सेक्ट इतने समय कंट्रोवर्सी के बीच में फंसा हुआ है और तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा इन सभी चीजों से निपटने का, इसलिए इंग्रेडिएंट को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम सिर्फ सेक्ट के ऊपर ध्यान दो। वुकिंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये कब से इतना ज्यादा समझदार हो गया। खैर टियान वुकिंग से कहता है कि तुम मेरी मदद इन सभी चीजों को जानने पहचानने में कर सकती हो। इस पे वुकिंग आगे से कहती है कि इसके लिए हमें तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो टियान आगे से कहता है कि हम लोग यहीं पे करते हैं ना, जिसके बाद वो दोनों अपना लग जाते हैं पढ़ाई करने में। अगली सुबह हम लोग टियान को देखते हैं और इसकी खुशी छुपा नहीं छुप रही थी। ये मन के अंदर सोचता है कि इस तरीके के सेशन इन लोगों को और ज्यादा बढ़ाने चाहिए फ्यूचर में। खैर इसके बाद टियान हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे डा ऑफ म्यूजिक, सॉर्ड एंड पाम को मास्टर कर लिया और सिर्फ फिस्ट ही बचा है। इसके लिए टियान को शायद मदद के लिए डिपॉजिटरी जानी चाहिए जहाँ पे वेपन और टेक्निक्स रखी रहती हैं। इसके बाद टियान उड़ते हुए सीधा एल्डर गुहान के पास जाके रुकता है। तो एल्डर गुहान जैसे ही टियान को देखते हैं तो उसे पैट्रियार्च कह के ग्रीट करते हैं, और वो ये जान के हैरान हो गए थे कि सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर टियान ने यहाँ पे 9 इंस्टेंट अर्थ किंग रियलम को अचीव कर लिया है। क्योंकि एल्डर को यहाँ पे हैरान हुए थे, इसलिए सिस्टम टियान को रिवॉर्ड देता है एक नई स्किल के साथ में, जिसका नाम मार्शल आर्ट्स रिस्टोरेशन था, जिसकी मदद से वो कोई भी इनक्लिप मार्शल आर्ट्स को फिक्स कर सकता है उसे समझ के। इसके बाद एल्डर को यहाँ पे टियान से पूछते हैं कि इस बार कौन से फ्लोर पे जाने का इरादा है। टियान आगे से बताता है 5 हुए। तो वो जल्दी से पीछे मुड़ के एक डिसेपल से कहते हैं कि 1 से लेके 4थे तक जो भी माल है हटा दो वहां से, एक पत्ता भी मुझे वहां पे नहीं दिखा देना चाहिए। टियान आगे से पूछता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ ना, आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं जैसे कि मैं वहाँ पे तबाही मचा दूंगा। इस पे एल्डर को आगे से कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ पे सेफ साइड रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई पता नहीं कि कब तुम तबाही मचा दो। इसके बाद हम लोग टियान को 5th फ्लोर पे देखते हैं, जहाँ पे वो फिस्ट ट्रेनिंग और स्किल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे कई सारी फिस्ट स्किल्स मिलती तो है, लेकिन वो उसके लायक की नहीं थी। उसे कोई ऐसे स्किल बुक चाहिए थे जो उसे मैच कर जाए, और तभी उसकी नजर इंटरमीडिएट अर्थ रैंक टायरेंट फ्लेम फिस्ट के ऊपर पड़ती है। सिस्टम टियान को बताता है कि ये टायरेंट फ्लेम फिस्ट इतने समय इनकम्प्लीट है, लेकिन टियान अपने स्किल की मदद से इसे रिस्टोर कर सकता है। टियान जैसे ही उस स्किल को छूता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिस्ट टेक्निक है। अगर वो इसका इस्तेमाल करे तो वो उसे काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए टियान सिस्टम की हेल्प से इस फिस्ट को रिकवर कर लेता है। टियान जैसे ही इस फिस्ट को रिकवर करता है तो डिपॉजिटरी के ऊपर तगड़ा धमाका होता है। एल्डर को आगे से कहते हैं कि अच्छा हुआ इस बार सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर झटका ही पड़ा है और धमाका नहीं हुआ, नहीं पिछली बार तो पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दी थी। लेकिन अगले ही पल एक डिसेपल ऊपर से कहता है कि देखो कुछ तो नीचे आ रहा है, जिसके बाद वो लाइट जैसे ही नीचे गिरती है तो बिल्डिंग टूट जाती है। एल्डर गुहान आगे से कहते हैं कि ये ऑरा जो है वो टायरेंट फ्लेम फिस्ट का है, पैट्रिया जो स्किल्स को कैसे सीख सकता है वो तो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट थे। सिस्टम टियान को यहाँ पे रिवॉर्ड देता है एल्डर गुयान और एल्डर गुहान को हैरान करने के लिए, जो कि था सनलाइट ऑरा एब्जॉर्प्शन। इसकी मदद से टियान यहाँ पे सनलाइट से डायरेक्ट ऑरा एब्जॉर्ब कर सकता है, और सनलाइट ऑरा का इस्तेमाल वो यहाँ पे डायरेक्ट टायरेंट फ्लेम फिस्ट को इवॉल्व करने के लिए कर सकता है। टियान को यहाँ पे अच्छे से पता था कि टायरेंट फिस्ट फ्लेम को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे यहाँ
यहाँ पे डिवाइन फ्लेम ऑरा और साथ ही में डोमिनेटिंग की जरूरत पड़ेगी। टियान सनलाइट ऑरा का इस्तेमाल यहाँ पे एकदम डिवाइन फ्लेम सोर्स की तरह कर सकता है टाइटन फ्लेम फिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसलिए टियान यहाँ पे ऑरा एब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है, वो भी सनलाइट का, जिससे वहाँ पे टियान की बॉडी की एक धर्मा बॉडी बन जाती है जो कि लाइट की तरह चमक रही थी। लेकिन एल्ड्रागो को ऐसा लगता है कि टियान यहाँ पे असेंड करने लगा है। साथ ही में उन्हें यह भी पता चल जाता है कि होली सनलाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जिसका इस्तेमाल टियान यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए कर रहा है। वहीं टियान के कपड़े जैसे ही जल जाते हैं तो लड़कियां देख के कहती है, अरे वाह, इसके तो 8 पैक एप्स हैं, मैं तो उनके ऊपर लेटना चाहूंगी। वहीं पे एल्ड्रागो की एकदम हालत खराब हो रखी थी क्योंकि उन्हें डिपॉजिटरी की चिंता हो रही थी कि वो टूट के बर्बाद ना हो जाए। कारण उन्हें टियान की भी चिंता हो रही थी क्योंकि ये भले ही कितना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सनलाइट ऑरा को एब्जॉर्ब करना, लेकिन ये बैकफायर भी कर सकता है क्योंकि टियान है तो बस सिर्फ एक अर्थ किंग रियलम पे ही है। टियान आगे कुछ आगे कर पाता कि उससे पहले वहाँ पे वुकिंग आ जाती है टियान का ध्यान रखने के लिए। वहीं पे एल्ड्रागो खुश हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि अब डिपॉजिटरी सेफ रहेगी। एल्ड्रागो और वुकिंग की वजह से हम लोगों को पता चलता है कि टियान जो बॉडी इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम कोई धर्मा बॉडी नहीं बल्कि ग्रेट दाव बॉडी है। ये ग्रेट दाव बॉडी तभी अपीयर होती है जब कोई अपने दाव को एकदम लिमिट पे सीख चुका हो। जैसे कि टियान ने यहाँ पे टरेंट फ्लेम फिस्ट को अपनी लिमिट तक सीख लिया है, अब वो और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। सिस्टम टियान को बताता है कि वो यहाँ पे इस ग्रेट दाव बॉडी को तभी परफॉर्म कर सकता है जब वो किसी एक दाव के अंदर मास्टरी हासिल कर चुका और इस ग्रेट दाव की बॉडी की वजह से वो उसे और ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। साथ ही में ग्रेट सेज के स्किल की वजह से वो यहाँ पे दाव द फिस्ट को और ज्यादा सीखने वाला है। इसके बाद टियान वहाँ पे ग्रेट दाव फिस्ट के लिए प्रैक्टिस करने लगता है जो कि मूव्स ही होते हैं और उसके जो मूव्स है वो पूरी तरीके से डिपॉजिटरी को डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। इसलिए कुहन खून के आंसू रो रहे थे। वो कि उनसे कहती है, काहे रो रहे हो यार, मैं हूं तो यहाँ पे। इसके बाद वो अपनी स्किल का यूज करते हुए जो भी वहाँ पे स्किल और ट्रेजर्स थे उन्हें सेव कर लेती है और उनसे कहती है कि इन्हें संभालो और बाकी डिसाइपल्स को कह दो कि वो हॉल से बाहर निकल आए और टियान को आके देख ले और कोई भी यहाँ पे टियान को परेशान नहीं करेगा, नहीं तो उसकी जो भी मेहनत है वो पूरी तरीके से वेस्ट चली जाएगी। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं जो भी फिस्ट को परफॉर्म कर रहा था। वहीं पे टियान जैसे जैसे परफॉर्म करते जा रहा था तो फिर उसकी पावर की वजह से कई सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। डिसाइपल्स आगे से खून के आंसू रोते हुए कहते हैं कि यहाँ पे पैट्रियार्च ने डिमोनिक हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, सॉर्ड हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, फ्लेम हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस तरीके से बाहर वाला भले ही कोई डिमोनिक सेट को बर्बाद न कर सके लेकिन टियान खुद ही कर देगा। वुकिंग आगे से खुश होते हुए कहते हैं कि तुम लोग काहे चिंता करते हो, बिल्डिंग टूट गई है, दोबारा बन जाएंगी, लेकिन टियान जो अपनी मार्शल आर्ट यहाँ पे मास्टर कर रहा है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। टियान यहाँ पे दाव फिस्ट एंड म्यूजिक को परफॉर्म कर रहा है, तुम लोगों को भी उसे देख के समझना चाहिए, ना कि यहाँ पे बिल्डिंग की चिंता करनी चाहिए। जल्दी से बैठ जाओ, कल्टीवेट करो। तो ये लोग भी बैठ के यहाँ पे कल्टीवेट करने लगते हैं। जिसके बाद अगला सीन आधे घंटे का होता है। हम लोग टियान को देखते हैं जिसने सक्सेसफुली डिवाइन फ्लेम बर्निंग, अनपैरेलल्ड डोमिनेंस और साथ ही में द स्वीपिंग फ्लेक्स एंड पियरलेस डिवाइन फिस्ट को सीख लिया था। इसके बाद टियान के ग्रेट दाव बॉडी वहाँ पे हट जाती है और वो नीचे आता है। सिस्टम टियान को बताता है कि उसने सेक्ट के अंदर हर किसी को यहाँ पे हैरान कर दिया है, तो फिर उसे इमॉर्टल वेपन मिलता है जो है मेटेरॉइड ग्लव्स। साथ ही में इन ग्लव्स का एक और इफेक्ट भी था, टियान जब इन्हें पहनेगा तो ये इनविजिबल हो जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि टियान ने इनका यूज किया है। और टियान जल्दी से उन्हें इक्विप भी कर लेता है। साले कब तक इस्तेमाल करेगा उन्हें, नहाते समय भी इनका इस्तेमाल करेगा क्या? टियान जब उन्हें पहनता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है इमॉर्टल वेपन जो है। क्योंकि टियान से पूछती है कैसा लग रहा है, तो टियान आगे से कहता है कि उसे अभी भी कुछ छोटा छोटा सा महसूस हो रहा है, लेकिन जब उसकी नजर आसपास की बिल्डिंगों के ऊपर पड़ती है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये कारनामा मैंने किया है क्या? तो वुकिंग उसे कहती है कोई बात नहीं है, सेक्ट के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन ज्यादा जरूरी है। साइड से लोगों का खून उबल रहा था टियान की हरकतें देख के, लेकिन ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। एल्ड्रागो अपने मन के अंदर ये सोचते हैं, एम्प्रेस आप अपने पति को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वही कैरेक्टर आया है जिसके बारे में मैंने बताया था, टियान वो होली लैंड का होली सन, जो कि यहाँ पे आके टियान और एम्प्रेस वुकिंग को ग्रीट करता है और उन दोनों को बताता है कि वो यहाँ पे टियान को इन्वाइट करने के लिए आया है संजो सिटी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक ऑक्शन होने वाला है। इसके बाद लोग हॉल में बैठते हैं और टियान बो इन लोगों को बताता है कि ऑक्शन काफी ज्यादा जरूरी है। संजो सिटी के अंदर जो भी डोमेन के अंदर जो भी ट्रेजर्स और खास खास चीजें होती है वो ऑक्शन के अंदर आती है, इसीलिए ऑक्शन को विजिट करना काफी ज्यादा वर्थ इट होगा, पैसा वसूल चीज है। टियान उसे कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम पर्सनली मुझे इन्वाइट करने के लिए क्यों आए हो? तो टियान बो आगे से कहता है कि मैं पर्सनली इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि आप कितने ज्यादा महान है और आपकी फेम की वजह से ग्रेट एम्परर की टोम के पास जो बवाल हुआ था उस वजह से मेरे लिए आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। टियान उसे कहता है कि ये मक्खनबाजी और सेंडी मुझे न लगाओ, सही सही बताओ कि किस लिए बुलाया है मुझे। इस पे टियान वो आगे से रोते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूथलेस हो, मैं सच में यहाँ पे दिल से इज्जत करता हूँ आपकी, इसीलिए मैं पर्सनली आपको इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो टियान के कान में जाके पास से कहता है कि मैंने सुना है कि संजो सिटी के अंदर लड़कियां भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, चकाचक माल है वहाँ पे रेड लाइट एरिया नहीं बल्कि गोल्डन लाइट एरिया होता है, और अगर मैं वहाँ पे आपके साथ जाता हूँ तो फिर मुझे भी कोई अच्छी बीवी मिल सकती है। वहाँ पे वुकिंग भी टियान से कहते हैं कि तुम्हें ऑक्शन चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें जिन ट्रेजर्स की तलाश है वो काफी ज्यादा टॉप टायर के ट्रेजर्स हैं और इस बात की
संभावना है कि तुम्हारे लक की वजह से तुम्हें वहाँ पे वो ट्रेजर्स मिल जाए। इसके बाद वुकिंग आगे बढ़ती है और वो टियान से कहती है कि सुप्रीम डिवाइन किंगडम और हेवनली डेमोनिक सेट के बीच में कोई ज्यादा बड़ा मसला तो नहीं है और वो लोग टियान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट इन केस। जिसके बाद वो टियान के पास आती है और उसके कॉलर को पकड़ती है। टियान उसे कहता है घुसा मारूंगी क्या, लेकिन वुकिंग टियान को पकड़ के एकदम हार्डकोर किस कर देती है। वहीं पे हम लोग टियान बो को देखते हैं जो कि आगे से कहता है ये मुझे देखना चाहिए था क्या, और साले की नाक बह रही थी। हम देखते हैं कि वुकिंग ने वो किस कोई मजे के लिए नहीं की थी। वो टियान को बताती है कि उसने टियान की बॉडी के अंदर एक फॉर्मेशन प्लांट कर दी है। वो जब भी कभी खतरे में होगा तो वुकिंग को पता चल जाएगा और वो उसे आके बचा लेगी। वो सब तो ठीक था, लेकिन बच्चे बिगाड़ने की क्या जरूरत है। अब बेचारा इस चीज को ये फैंटेसाइज करेगा। साथ ही में वो टियान को एक स्टोरेज रिंग भी देती है जिसके अंदर भाई पैसा ही पैसा था, अंबानी से ज्यादा। और साथ ही में वो टियान को एक मास्क भी देती है। टियान पूछता है कि वो इस मास्क का क्या करेगा, तो वुकिंग आगे से बताते हैं कि ये तुम्हारे अपीयरेंस और चेहरे को बदल देगा जिससे किसी को भी तुम्हारे ओरिजिन के बारे में पता नहीं चलेगा। वुकिंग टियान से कहती है कि जल्दी जल्दी मास्क को पहनो, मुझे देखना है और तुम लोग गेस करो कि टियान का चेहरा कैसा होगा। टियान जैसे ही मास्क पहनता है तो टियान वो शीशा लेके आगे बढ़ता है और उसे कहता है पैट्री आज अपनी शकल देखो, मैं इस पे मुंह तो तकना है, क्योंकि टियान का चेहरा बिल्कुल एकदम अगली बास्टर्ड जैसा हो गया था। ज्यादातर ये धोखाधड़ी और विलन के केस में ही देखे जाते हैं। और टियान वुकिंग से पूछता है क्या उसे सच में ये चेहरा पहनने की जरूरत है। वुकिंग उसे कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें ये पहनने की जरूरत है, इससे तुम्हारी आइडेंटिटी छुपी रहेगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। या फिर तुम्हारा इरादा गोल्डन राइट एरिया के अंदर सिटियाबाजी करने का है। टियान आगे से घबराते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं यार, पहन के रखूंगा मैं। लेकिन तुम्हें पता है टियान की गंदी आदत ये आगे बढ़ता है और वुकिंग को कमर से पकड़ के उसे कहता है कि तुमने ये मास्क सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि जेलसी के लिए दिया है ना। वुकिंग उसे कहती है कि हद में रहो, कौन जेलस है यहाँ पे। टियान उससे कहता है मुझे पता चल गया। लेकिन वहीं पे हम लोग टियान बाओ को देखते हैं और ये बेचारा टूट के बिखर जाता है। ये टियान को पर्सनली यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए सिर्फ एक वजह से आया था कि टियान के बहाने इसे भी लड़कियां मिल जाएंगे, क्योंकि टियान सुंदर था और उसके पास चार्म था। लेकिन अब तो टियान सुंदरता के आसपास भी नहीं है। इसके बाद दोनों सेंजो सिटी के अंदर आ जाते हैं और ये अपने साथ जानते हो क्या लेके आए थे, शैडो विंड हॉर्स। इन जो बेचारों घोड़ों के साथ आगे जो होगा वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, दिल से बुरा लगता है। खैर दोनों जैसे ही एंटर होते हैं तो आसपास के लोगों से इन्हें सुनाई देता है कि यहाँ पे एक जादुई सीढ़ी है जिसको थंडरविंड 9 स्टेप टेरेस कह के बुलाया जाता है। टियान लोगों से पूछता है कि ये जादुई सीढ़ी क्या करती है, तो टियानो से तो वो बंदा उनसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन ये जादुई सीढ़ी बहुत ज्यादा पावरफुल सीढ़ी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 3000 गेट दाव में से ये थंडर दाव सबसे ज्यादा महान है और सबसे पावरफुल इसे ही माना जाता है। साइड से टियान बाहर निकलता है और उस बंदे से पूछता है कि यहाँ पे वो पक्का प्रिंसेस होंगी ना, प्रिंसेस युवेलिंग, और वही सीढ़ी वाली चीज को होस्ट करने वाली है। इस पे वो बंदा आगे से बताता है अगर तुम इस सीढ़ी की अगर तुम 8वीं सराख पे चढ़ जाते हो तो फिर तुम्हें उनके साथ डिनर करने का मौका भी मिलेगा। इससे टियान बाओ खुशी के मारे उछल जाता है। जिसके बाद वो घोड़ों को एक नॉर्मल से जगह पे बांधता है और टियान को खींचते हुए ले जाता है। घोड़ों को ऐसे नहीं बांधा जाता दोस्त, कोई भी उन्हें उठा ले जाता है। क्योंकि इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि लड़की साइड से बाहर निकलती है और आगे से कहती है कि टियान बाओ होली लैंड की तरफ से हम लोगों को जादुई घोड़े आए हैं। दोबारा कहूंगा इन घोड़ों के साथ जो आगे होगा वो मैंने सोचा भी नहीं था। खैर इसके बाद ये लोग सुप्रीम डिवाइन किंगडम की कोई कोर वाली जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे कई सारे गार्ड्स खड़े थे। तो फिर टियान आगे से टियान बाओ से पूछता है कि क्या ये जगह कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तो टियान बाओ आगे से कहता है ऑफ कोर्स ये जगह काफी ज्यादा पावरफुल है, ये इस रीजन के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे ऐसे कई सारे सेक्ट हैं जो कि इस रीजन को सपोर्ट करते हैं ताकि वो नेशन को काफी अच्छे से रूल कर सके। संजू सिटी के अंदर कई सारे सेक्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो कुछ फोर्सेस हैं वो इन जगहों को कंट्रोल करती हैं ताकि कोई भी लड़ाई दंगा ना हो। इसलिए जो भी कल्टिवेटर्स यहाँ पे आते हैं तो वो काफी ज्यादा केयरफुल रहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रिंसेस युवेलिंग को देखते हैं और उनके भी बड़े बड़े थे इरादे। मैं डबल मीनिंग बात बिल्कुल भी नहीं करता और ये बाकी लोगों से कहते हैं कि आप लोगों का स्वागत है इस जादुई सीढ़ी की परफॉर्मेंस के अंदर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद हम लोग इस सिटी के युवा को देखते हैं और इनके बीच में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये इतना ज्यादा जोशीले कभी भी नहीं थे पढ़ाई और काम को लेके जितने अब हैं। साइड से एक बंदा कहता है कि मैंने प्रिंसेस युवेलिंग को देख लिया, मैंने दुनिया देख ली, मुझे मरने से डर नहीं लगता। तो फिर टियान उससे कहता है कि तुम सीधा 8वीं सीढ़ी चढ़ के डिनर के लिए ही क्यों नहीं बुक कर लेते प्रिंसेस को। जिसपे ये लोग टियान को बताते हैं कि जितना दिखता है उतना ईजी नहीं है, हर एक स्टेप के बाद पिछले वाले स्टेप से पावर दुगनी हो जाती है। वही वाला हिसाब किताब 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 साइड से दूसरा बंदा बताता है। लेकिन ऑक्शन की वजह से यहाँ पे कई सारे पावरफुल आउटसाइडर्स आए हैं, शायद से उनमें से कोई 8वीं सीढ़ी को चढ़ जाए या फिर 9वीं को भी। फिर इसके बाद प्रिंसेस युवेलिंग उन लोगों से कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे आके पहले ट्राई करें और हमें अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साओ या होली लैंड की तरफ से उनका होली सन बाहर निकलता है। पीछे की तरफ लड़कियां इसके लिए जितना ज्यादा खुश थी इतना कभी घर का काम करने के लिए नहीं होती। इनसे कह दो रोटी बना दो, इनकी आत्मा मर जाएगी। लेकिन यहाँ पे तालियां बजा रही है, फूल लुटा रही है ये। खैर इसके बाद प्रिंसेस युवेलिंग होली सन से कहती है कि आप आगे बढ़िए और सीढ़ी चढ़ के दिखाइए बस। खैर इसके बाद हमारा होली सन आगे बढ़ता है और ये धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ते जाता है। फिर टियान बाओ हम लोगों को सीढ़ियों के बारे में काफी ज्यादा डिटेल से बताता है कि हर एक स्टेप काफी ज्यादा सिंपल नहीं है। हर एक सीढ़ी चढ़ने के बाद तुम्हारे पास डिवाइन थंडर
डाउ आके गिरता है, बेसिकली बिजली का झटका। इसलिए अगर तुम अपने कदम को फूक फूक के नहीं रखते हो तो फिर तुम मर सकते हो, तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टियान उससे पूछता है कि तुम्हें इतना डिटेल में कैसे पता है, जिसपे टियान बाओ आगे से बताता है। तो टियान बाओ आगे से बताता है कि उसने ये जादू की सीढ़ी चढ़ के देखी है, लेकिन वो जैसे ही 8वीं सीढ़ी पे कदम रखने वाला था तो उसके ऊपर एक पावरफुल बिजली का झटका आगे गिर गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके पास लाइफ सेविंग मैजिक आर्टिफैक्ट था। बेचारा वो आर्टिफैक्ट खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हमारे टियान बाओ को बचाने के लिए, जिसके बाद उसने दोबारा सीढ़ी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। करें लड़कियों की मदद से हम लोगों को पता चलता है कि हमारे जो होली सन भाई साहब हैं वो नवी सीढ़ी पे अपना पैर रखने ही वाले हैं। वहीं पे हम लोग होली सन को देखते हैं तो इनकी फटी पड़ी थी। ये हम लोगों को बताते हैं कि जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रेशर डबल तिगड़ सिगड़ा सकड़ा सब होता जा रहा है। वहीं पे हम लोग प्रिंसेस युवेलिंग और साथ ही में एक दादी अम्मा को देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है, इन्हें लग रहा था कि हमारा होली सन शायद से नवी सीढ़ी चढ़ सकता है, लेकिन अगले ही पल हम लोग हमारे होली सन को देखते हैं और इसकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है और ये पीछे मुड़ के ये कह के साफ मना कर देता है, भैया मैं इतना टैलेंटेड ना हूँ कि आपकी नवी सीढ़ी चढ़ सकूं, मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जिसपे प्रिंसेस युवेलिंग उसे कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, मुझे कोई शक नहीं है कि तुम पे बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं, अब इसे चुल मचने लगी थी, ये भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता था। टियान बाओ उसे रोकते हुए कहता है कि रुको यार, तुम ऐसे कैसे चढ़ जाओगे यार, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं वुकिंग से क्या कहूंगा, वो मेरा चीरहरण कर देगी। और हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा होली सन यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर रियलम पे था और वहीं पे तुम एक थर्ड ग्रेड की एकदम 2 कौड़ी की अर्थ किंग लेवल पे हो। पर एज यू नो टियान वो आगे बढ़ते हुए कहता है, बाण बजा ये सब कुछ मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो भी पीछे से हम लोग इसकी चुगली सुनते हुए कहते हैं कि ये कौन आ गया भाई, इसका चेहरा भी दिखने में हिरण सा लगता है और मैंने कुछ घंटों पहले ये देखा था कि भाई थार लेके घूम रहे थे, कहीं चढ़ाना दे इस पे। खैर प्रिंसेस युवेलिंग भी टियान से पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, परिचय नहीं दोगे क्या अपना। तो फिर टियान वो आगे से बढ़ता है और कहता है कि ये मेरा एक दोस्त है और ये हैंडसम यंग मैन मास्टर निंग है। साइड से लोग कहते हैं अगर ये हैंडसम है ना, साला मैं गोबर में नहा के आ जाऊं तो भी मैं सलमान खान से कम नहीं लगूंगा। लेकिन कुछ लोग आगे से कहते हैं अगर ये टियान बाओ का एक अच्छा दोस्त है तो फिर इसे स्ट्रांग होना चाहिए, हम लोग बाहर से कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वहीं हम लोग प्रिंसेस युवेलिंग को देखते हैं और एकदम खूबसूरत लड़कियों की तरह चाल मारते हुए कहते हैं कि तुम काफी दिन से दिखे नहीं, अच्छे दिख रहे हो। और एकदम मासूम बच्चे की तरह खुश हो जाता है ये जान के कि लड़की ने इसकी तारीफ की। वह टियान की शकल ये बता रही है कि उसे कितना ज्यादा घिनौनापन महसूस हो रहा है। खैर इसके बाद टियान को परमिशन मिल जाती है जादुई सीढ़ी पे चढ़ने की और टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे डिवाइन थंडर डाउ को हासिल ही करना है। वह टियान जैसे ही पहली सीढ़ी पे कदम रखता है तो फिर उसे जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। उसे ऐसा फील होता है कि वो अगली सीढ़ी पे अपना पैर ही नहीं रख सकता है, हिल तक नहीं सकता। वो सभी लोग आगे से बात करते हुए कहते हैं कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, पहली सीढ़ी को तो कोई आसानी के साथ भी पार कर जाएगा, यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी कर जाएंगे। कहीं ये कुछ ज्यादा ही कमजोर तो नहीं कि पहली सीढ़ी का प्रेशर ही इसकी हवा टाइट करे दे रहा है। टियान बाओ आगे से टियान की साइड लेते हुए कहता है अगर दोबारा कुछ बोला गिरा के इतना मारूंगा कि सोच भी नहीं पाओगे कि कितना मारा है। इस पे ये लोग भी बेचारे चुप हो जाते हैं क्योंकि भौंकते हुए कुत्ते को कोई भी परेशान नहीं करता, कभी भी काट सकता है साला। खैर सिस्टम भाई साहब बाहर निकलते हैं और वो हमारे टियान को बताते हैं क्योंकि तुम्हारे पास गॉडली फिजिक है, इसकी वजह से टियान के ऊपर अत्यधिक प्रेशर पड़ रहा है। बेसिकली टियान के लिए पहला जो कदम है वही उसके लिए 9वें कदम के बराबर है, यानी कि जितना प्रेशर 9वीं सीढ़ी पे पड़ना था वो पहली सीढ़ी पे पड़ेगा। सिस्टम टियान को बताता है कि उसने यहाँ पे डिवाइन थंडर डाउ के कंप्रीहेंस को शुरू कर दिया, यानी कि समझना। लेकिन अगर इसे कंटिन्यू रखना है तो फिर टियान को यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा ताकि वो लगातार कंप्रीहेंस प्रोसेस को एब्जॉर्ब करता रहे। सिस्टम टियान से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि होस्ट प्लीज होल्ड बैक कर लो, होल्ड बैक कर लो, नहीं तो जो मैंने इतनी मेहनत की है, जो इतना कंप्रीहेंस किया है उस पे आप हक दोगे। खैर वहीं पे कंप्रीहेंस की वजह से वहाँ पे एक थंडर विंड ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और ये बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी फेनोमिनन माना जाता है जो कि 9वीं सीढ़ी पे पहुंचने के बाद ही आता है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये पहले सीढ़ी पे कैसे आ सकता है भाई। वहाँ पे प्रिंसेस युवेलिंग भी दादी अम्मा से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो दादी अम्मा को भी कोई अंदाजा नहीं था, उनके लिए भी ये पहली बार हो रहा था। खैर हम लोग टियान को देखते हैं और उसके लिए इस प्रेशर को विथस्टैंड करना यानी कि सह पाना काफी ज्यादा इजी था। उसके पास पहले ही यहाँ पे कई सारी थंडर स्पिरिचुअल वेन्स हैं, तो उसके लिए प्रेशर को विथस्टैंड करना काफी ज्यादा इजी था। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे हैरान होते हैं और टियान के बारे में ही बात करने लगते हैं। यहाँ तक कि थंडर भी नीचे आ गया, यहाँ तक कि सेलेस्टर रियलम के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी इस थंडर के सामने चुटकी में गायब हो जाते हैं। लेकिन ये बंदा नहीं मरा, ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। शकल भले ही एनटीआर हीरो जैसी है लेकिन इसके बावजूद दिल एकदम हीरो जैसा है। और एनटीआर का मतलब साउथ वाला नहीं, ये हेंताई वाला। जैसा कि हमें प्लॉट के बारे में पता ही है कि जब भी टियान किसी भी जगह पे किसी भी लोगों को हैरान करता है तो फिर उसके बेनिफिट में उसे रिवॉर्ड मिलते हैं। तो फिर टियान को भी यहाँ पे थंडर प्रूफ भी मिलती है जो कि एक हीलिंग पिल है। टियान जब इस पूरी थंडर को कंप्रीहेंस कर लेगा तो फिर उसके पास जो इंजरी आएंगी वो इस पिल की मदद से हील हो जाएंगी, लेकिन लौंडा दोबारा चकाचक हो जाएगा सब कुछ सीखने के बावजूद। खैर इसके बाद टियान वहाँ पे अपने थंडर स्पिरिचुअल वेन्स को रिलीज करता है और धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है और उसके लिए सीढ़ियां चढ़ना अब काफी ज्यादा इजी हो रहा था। साथ ही में सिस्टम टियान को बताता है कि यहाँ पे डिवाइन थंडर डाउ को कंप्रीहेंस कर लिया गया है और अभी करंट लेवल बिगिनर लेवल का है। टियान 8वीं सीढ़ी पे आ चुका था और वो जैसे ही 9वीं सीढ़ी पे चढ़ जाएगा
जाएगा, लेकिन टियान इसके आगे सोचना बंद कर देता है क्योंकि उसका इरादा नवी सीढ़ी चढ़ने का नहीं था। पीछे से कई सारे लोग टियान के बारे में ही बात कर रहे थे, अगर ये नवी सीढ़ी चढ़ लेता है तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा या फिर नहीं भी चढ़ सकता है, क्योंकि टियान को पहले ही यहाँ पे वो मिल गया था जो उसे चाहिए था, यानी कि डिवाइन थंडर डाओ, तो उसे नवी सीढ़ी चढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर वो यहाँ पे फेम को गेन नहीं करेगा तो उसी के लिए ही फायदा रहेगा, वो आराम से यहाँ पे जी सकता है। इसलिए बेचारा वो नवी सीढ़ी न चढ़ के वापस लौट आता है और सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए ये नवी सीढ़ी नहीं चढ़ पाया। लेकिन साइड से हम लोग टियान भाव को देखते हैं जो कि आगे से कहता है, अरे भाड़ में गई नवी सीढ़ी यार, 8वीं चढ़ गया 9, अब तो उसे प्रिंसेस के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। साइड से लौंडे चीखते और चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सही नहीं है, हम लोग ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि एक घटिया आदमी प्रिंसेस के साथ डिनर करे, और खासकर ऐसा बंदा जो हेंताई विलन की तरह दिखता है वो तो बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद टियान नीचे आता है और टियान बाऊ से कहता है चलो चले हम लोग। टियान बाऊ से पूछता है डिनर के लिए नहीं जाना क्या, तो टियान आगे से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो मेरी बीवी जितनी खूबसूरत नहीं है, तो फिर मैं उसके साथ डिनर करके क्या करूंगा। टियान बाऊ भी आगे से कहता है, यार आपकी बीवी भला की खूबसूरत है, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आता है। टियान फिर भी मना कर देता है क्योंकि उसे पता है अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो उसे जमीन पे सोना पड़ सकता है, बेड नहीं मिलेगा। साइड से लौंडे दोबारा चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की वो खूबसूरत नहीं है तुम्हारी बीवी जितनी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद खाएगा तो हकता फिरेगा दिन रात। कुछ लोग आगे से कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी बीवी इस पूरे स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत डिमोनिक सेट की एम्प्रेस ही मानी जाती है वो हो। खैर जब ये लोग आपस में लड़ाई दंगा कर ही रहे थे तो फिर हम लोग साइड से प्रिंसेस युएलिंग को देखती हैं और वो पर्सनली टियान को इनवाइट करती है डिनर के लिए। टियान उसे कहता है बिजी हूँ भाई। प्रिंसेस युएलिंग उसे पूछती है कि कब फ्री हो गए भाई, तो टियान आगे से कहता है डिपेंड करता है कब। भाई ने लड़की पटाने की बीच वाली ट्रिक को मास्टर कर लिया है। बाय द वे ये वाली ट्रिक सिर्फ कुछ लड़कियों पे ही काम करती है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि प्रिंसेस युएलिंग अपने मन के अंदर सोचती है साला यहाँ पे मेरे लिए प्रिंस और होली सन भागते दौड़ते रहते हैं, गली साफ करते हैं मेरे लिए, और ये पहला ऐसा बंदा जिसने मुझे रिजेक्ट किया है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सुप्रीम डिवाइन किंगडम का थर्ड हाईनेस आता है और वो आके इन लोगों से पूछता है क्या किसी ने यहाँ पे नवी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा क्या, जिसपे ये लोग आगे से बताते हैं कि किसी ने भी यहाँ पे नवी सीढ़ी के ऊपर कदम नहीं रखा है, सिर्फ एक ही बंदे ने 8वीं के ऊपर रखा है। वहीं पे थर्ड हाईनेस को महसूस हुआ था कि किसी ने नवी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा है, तभी तो वो थंडर नीचे आया था, और वह इन लोगों से कह के चला जाता है कि 8वीं सीढ़ी कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रिंसेस युएलिंग को देखते हैं जो कि दादी अम्मा से कहते हैं कि मेरे लिए जरा पता लगाओ कि टियान बाऊ होली सन का वो दोस्त कौन है और वो कहाँ पे है इतनी समय। फिर इसके बाद हम लोग टियान बाऊ को देखते हैं जो कि टियान से पूछता है कि उसने डिनर के लिए मना क्यों कर दिया, क्या उसने चने के नशे किए हैं क्या। टियान आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि 8वीं सीढ़ी पे पहुंचने के बाद कोई भी प्रिंसेस तुम्हारे साथ डिनर के लिए मान जाएगी कि ये इतना आसान है। टियान बाऊ आगे से कहता है कि आपका मतलब ये तो नहीं कि प्रिंसेस युएलिंग के कुछ खतरनाक मोटिव्स है छुपे हुए राज से, सलाह तो बड़े महान है, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। टियानो से कहता है सेंडी न लगाओ, ये बताओ हम लोग रुकेंगे कहाँ पे। इस पे टियान बाऊ आगे से हीरो बनते हुए कहता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही उन लोगों के लिए एक होटल ढूंढ लिया था और उसके सामने उसने घोड़े बांधे थे। दोबारा कहूंगा घोड़ों के साथ जो होगा मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही इसकी नजर सामने घोड़ों के ऊपर पड़ती है तो घोड़े वहाँ से गायब थे और ये देख के इसकी चीख निकल जाती है। इसके बाद एक खंभे को एकदम चाटते हुए कहता है कि मेरे घोड़े किसने चुरा लिए, अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो उसकी बोटी बोटी निकल जाऊंगा मैं। हालांकि टियानो से कहता है कि ये रोना धोना छोड़ो, तुम्हें ने यहाँ पे घोड़े बांधे थे। इसके बाद वो उसे होटल के अंदर ले जाते हुए कहता है कि हम लोगों को ऑक्शन के लिए भी तैयारी करनी है। जिसके बाद हम लोग टियान को देखते हैं जो कि थंडरविंड डाउ को प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा यूजफुल है और वो मन के अंदर यही सोचता है अगर उसको यहाँ पे ऑक्शन के अंदर वो 2 इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं जिसकी उसे तलाश है तो ये और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। जिसके बाद अगला सीन टियान बाओ ऑक्शन का होता है। टियान बाओ टियान को बताता है कि ये ऑक्शन काफी ज्यादा स्पेशल है। हालांकि जेंजाओ के अंदर काफी सारे एक्शन हो रहे हैं लेकिन ये वाला कुछ खास है क्योंकि यहाँ पे सरकार के काले कारनामे भी बिकते हैं, इसलिए आधे से ज्यादा सीटें तो सरकार वाले भर के रखते हैं यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ पे कई सारे एडवांटेजेस पा सकते हो तुम लोग। टियान बाओ टियान को ये भी बताता है कि यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे भी रूम्स हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए हैं। टियान उसे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ बैठूं, मुझे सिर्फ ट्रेजर से मतलब है। इस पे टियान बाओ एक्साइटेड होकर अपने मन के अंदर सोचता है यही तो हमारे पार्टियाज से सोचा जा सकता था, वो एक ऐसे आदमी है जो कि हम्बल है। फिर टियान अपने मन के अंदर सोचता है अगर सालों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो फिर वो मेरा शिकार कर सकते हैं और ट्रेजर भी हाथों में नहीं लगेगा। इसके बाद दोनों एक नॉर्मल सी सीट पे ही बैठ जाते हैं। वहीं पे टियान बाओ से कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कई सारी पावरफुल फोर्सेस भी आएंगे जो कि सेंजाओ सिटी के अंदर हैं। टियान बाओ आगे से बताता है कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं और साथ ही में साओ याओ होली लैंड का होली सन भी है जो कि इमोर्टल रियलम पे है। साथ ही में सुप्रीम डिवाइन किंगडम से कुछ हो सकते हैं और इमोर्टल सॉर्ड सेक्ट है और ज्यादा कुछ नहीं होंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑक्शन के अंदर वो चोरनी भी आते हैं जिसने घोड़ों को चुराया है और साथ ही में प्रिंसेस युएलिंग भी। वहीं पे टियान बाओ और टियान को ऐसा लग रहा था कि ये किस्मत का करिश्मा है कि युएलिंग भी यहाँ पे आई हुई है, वो तो हमें पता है कि वो कैसे आई है। दादी अम्मा युएलिंग से कहती है जाओ और जाके उसे ग्रेट करो ना अगर उसके पीछे यहाँ पे आई हुई हो। लेकिन युएलिंग एटीट्यूड वाली थी। मैंने बताया ना एक रोनिंग ट्रिक्स सिर्फ कुछ लड़कियों पे ही काम आती है जिनके पास अंधा पैसा और लौंडा नाच हो। लौंडा नाच से
से मेरा मतलब लौंडे आगे पीछे सिंपिंग करते हो जैसे मैं किया करता था। ये कौन मेरे सीक्रेट्स बता रहा है यहाँ पे। इसके बाद वहाँ पे होस्ट एंट्री मारती है और मैं इसकी पिक्चर यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में लगाने वाला हूँ ताकि तुम कुछ चीजें अच्छे से देख सको और मीम को समझ सको। वॉल्यूम तेज है तो साइड में खिसक जाओ और कोने में बैठ जाओ। जुम करो मर्डर डेयरी कहाँ ब्रांच खोल के रखी है। खरोस्ट आते हैं उन लोगों से माफी मांगती है देरी के लिए। वहीं पे इस बार लौंडा नहीं बल्कि मर्द समाज के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और ये सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2-3 बार ठुमके मार दो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अभी तुम लोग टियान बाओ की शक्ल देखो और इससे जितना नीच आदमी मैंने नहीं देखा, अभी आगे समझ में आएगा। ये आगे से कहता है कि सिस्टर टियानमी के मुकाबले में यहाँ पे कोई अच्छा होस्ट है ही नहीं जो कि ऑक्शन को लीड कर सके। फिर टियान को मोह माया से कोई लेना देना नहीं था। वो कहता है कि इसकी कल्टीवेशन साला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑक्शन के अंदर जितने भी लोग हैं वैसे भी वो लोग पावरफुल हैं, वो यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद सिस्टर टियानमी उन लोगों से कहती है कि अब से यहाँ पे 328वां ऑक्शन शुरू होने वाला है। इसके बाद वहाँ पे सबसे पहला आइटम लेके आया जाता है जो कि इंटरमीडिएट अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट स्किल थी, थंडर विंड डिवाइन पाम टेक्निक। इसकी शुरुआत यहाँ पे 1 मिलियन स्पिरिट कॉइन से की जाती है। इसके बाद बोली लगाना शुरू की जाती है और बोली लगना शुरू हो जाती है और कई सारे लोग बोली आगे बढ़ाने लगते हैं। फिर टियान रिंग की तरफ देखते हुए सोचता है पता नहीं उसकी बीवी ने यहाँ पे कितने सभी स्पिरिट कॉइन भेजे होंगे, उसे ये टेक्निक चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे स्पिरिट कॉइन कम होंगे तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। और मैंने तुम लोगों से बताया था ना कि वुकिंग टियान को कुछ दे ना दे लेकिन पूरा खजाना दे देगी अपना। इसलिए टियान जैसे ही उस रिंग के अंदर घुसता है तो उसकी आंखों के ऊपर इतने ज्यादा रोशनी पड़ती है कि उसे हाथों से अपने आप को ढकना पड़ता है। इसके बाद वो हल्की सी आंखें खोल के देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती है क्योंकि अंदर सोना ही सोना था। टियान ये देख के बौखला जाता है और आगे से कहता है सिस्टम जरा गिनने में मदद करो यार, अगर मैं गिनने बैठा तो 2-3 साल लग जाएंगे। सिस्टम आगे से गिनती करना शुरू करता है और उसे भी 10 मिनट लग जाते हैं और वो आगे से गिनती करके बताता है कि लगभग यहाँ पे 1 बिलियन स्पिरिट कॉइन है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम 12 दिन में 1 मिलियन कमाते हो तो फिर तुम्हें 31 साल लग जाएंगे 1 बिलियन कमाने में। सिस्टर टियान को यह भी बताता है अगर वो इनके साथ कोई महंगा वेपन खरीदने जाएगा ना डायरेक्टली तो फिर वो कम से कम 200 से 300 इमॉर्टल वेपन खरीद सकता है। टियान का चेहरा बता रहा है कि वो ये दुनिया छोड़ चुका है, उसके लिए मोह माया खत्म, अब वो अंदर से जी चुका है। वो मर भी जाए तो उसे कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पछतावा नहीं। इसके बाद वो अपनी बीवी को शुक्रिया कहता है, यही कहते हुए कि मैं इनका इस्तेमाल अच्छे से करूंगा। वहीं पे हम लोग बाहर की तरफ बोली देखते हैं तो बोली इतने टाइम पे 1.6 मिलियन जा चुकी थी। वहीं पे हम लोग स्कार सेक्टर लीडर को भी देखते हैं जो कि आगे से बोली लगाया था 1.6 बिलियन की और इसे लग रहा था कि अब कोई भी यहाँ पे उसके ज्यादा बोली नहीं लगा सकता है। वहीं पे हम लोग टियान बाओ को देखते हैं जो कि आगे से हमें इसके स्किल के बारे में बताता है कि इस स्किल को प्रैक्टिस करना ही काफी ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से इसे मास्टर करना और भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुम इसे एक बार सीख भी जाते हो तो भी तुम इसे पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वो डाउन नहीं होगा थंडर वाला। इसलिए यहाँ पे बोली अब आगे नहीं लगेगी क्योंकि ये काफी ज्यादा यूजलेस स्किल होगी। कुछ लोग शौकिया होते हैं वो खरीद सकते हैं। फिर टियान बाओ टियान से कहता है क्या हो गया, तुम बोली देख के हैरान हो गए क्या? चिंता न करो, यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें आएंगी जो तुम खरीद सकते हो अपने पैसों के हिसाब से और शायद से मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। हम लोग इस समय टियान को देखते हैं और उसके पास जानते हो पूरे डिमोनिक सेट का खर्चा है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन खड़ा है। वो आगे से बोली लगाता है 1.70 मिलियन। इसे टियान बाओ के मुंह से खाना बाहर गिर जाता है। वहीं पे हम लोग स्कार सेक्टर लीडर को देखते हैं और वो आगे से 1.8 मिलियन की बोली लगाता है तो टियान और बोली बढ़ाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में इसी तरीके की बोली लड़ाई लग जाती है। लेकिन आखिर में जीतता टियान ही है और स्कार किंग आगे से कहता है कि तुम जीते भाई, वो टेक्निक तुम्हारी हुई। सिस्टर टियान में उन लोगों से कहते हैं कि ये स्किल जाती है हमारे फेवरेट गेस्ट को। बाकी फर्स्ट राउंड यहाँ पे खत्म होता है और अगला राउंड आधे घंटे के बाद होगा, तुम लोग बाहर जाके खाना पीना खा सकते हो। फिर टियान बाओ टियान से कहता है यार तुम्हारे पास इतना पैसा है, मुझे सोचा भी नहीं था, आए तो घोड़े पे थे यार तुम। टियान आगे से कहता है कि ये ऑक्शन भी कम नहीं है, लूट के मानेगा मुझे। फिर टियान बाओ टियान को ये भी बताता है कि ऑक्शन का जो पहला राउंड हुआ था ये तो बस शुरुआत थी, अभी सेकेंड राउंड में देखना की चीजें कैसे आती जाती है। इसके बाद हम लोग प्रिंसेस युएलिंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ के टियान से कहती है क्या तुम आज रात खाली हो डिनर के लिए? फिर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि प्रिंसेस युएलिंग आगे बढ़ के एक गंदे से बंदे को डिनर के लिए पूछ रहे हैं और टियान आगे से कहता है आई एम बिजी बेबी, मे बी अनदर टाइम। इससे प्रिंसेस के साथ में बाकी लोगों को भी झटका लगता है कि इसने प्रिंसेस को दोबारा रिजेक्ट कर दिया। मैंने बताया ना कि भाई ने यहाँ पे मास्टर कर लिया है लड़की पटाने की ये वाले ट्रिक को। इस पर प्रिंसेस युएलिंग अपने ईगो को साइड में रखती है और टियान से पूछती है कि वो कब खाली होगा और वो मन के अंदर सोचती है कि टियान ने यहाँ पे जादुई सीढ़ी के ऊपर काफी अच्छे से परफॉर्म किया था और ऊपर से इसने यहाँ पे थंडर डिवाइन पाम टेक्निक के लिए भी बिडिंग की थी। इसलिए प्रिंसेस युएलिंग को यहाँ पे टियान की जरूरत है अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए, इसीलिए वो टियान के ऊपर यहाँ पे जीत हासिल करना चाहती हैं। टियान का आगे से जवाब सुनो, वो यहाँ पे प्रिंसेस युएलिंग को रोस्ट करता है ये कहते हुए कि जब तुम खाली नहीं होगी तब मैं खाली होऊंगा। इसका आफ्टर इफेक्ट हमें युएलिंग के ऊपर दिखता भी है, बेचारी वो जल के सुलग जाती है। बाकी से ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने प्रिंसेस
युएलिंग को यहाँ पे मना कर दिया, वो भी दूसरी बार। और ऑफ कोर्स यहाँ पे टियान को रिवॉर्ड मिलता है सभी लोगों को शॉक करने की वजह से। रिवॉर्ड का नाम है डुप्लीकेट मोमेंटम कार्ड। सिस्टम हमें बताता है कि टियान इसकी मदद से खुद की ऑरा को यहाँ पे छुपा सकता है और जो उसके ऑरा को सेंस करेगा वो उसके ऑरा को कॉपी करके अपना ऑरा बना के दिखा सकता है। और ऑफ कोर्स हमें प्लॉट के बारे में पता चल चुका है, तो टियान इसका इस्तेमाल अगले राउंड में करेगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, प्रिंसेस युएलिंग का एकदम माथा गरम हो चुका था और वो टियान से कहती है कि तुम मजा करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, अब दोबारा परेशान नहीं करूंगी। और वो मन के अंदर सोचती है कि मैं इस घमंडी की ना रीढ़ की हड्डी तोड़ के इसके हाथों में दे दूंगा और उसको बैसाखी के ऊपर हैंड स्टैंड करवाऊंगी। वहीं पर लोग टियान बॉ को देखते हैं और हमें पता है कि ये यहाँ पे लड़की की तलाश में आया है और इसे पता है अगर यहाँ पे युएलिंग के साथ इसे मौका मिल जाता है बगल बगल में जाने का तो भी इसे कई सारी लड़कियां मिल सकती हैं। तो ये टियान से कहता है लोगों को उसके साथ चाय पीने तक नसीब नहीं हो रही और तुम खाना मना करे दे रहे हो उसके साथ, वो भी दो बार। तो टियान उसे कहता है भाग जाओ यहाँ से, नहीं भगा दूंगा, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद ऑक्सन का सर्वेंट यहाँ पे आता है और वो टियान बॉ को एक स्पेशल कमरे में लेके जाता है। टियान बॉ जैसे उस कमरे के अंदर घुसता है तो टियान मी आगे बढ़ती है जो कि उसका कान खींच के कहती है कि तुम कहाँ घूम रहे हो, क्या तुम्हारे मास्टर को पता है? टियान बॉ आगे से चिल्लाते हुए कहता है दर्द हो रहा है यार, जाने दो। तो टियान मी उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम काफी ज्यादा घमंडी होते जा रहे हो आजकल। तो टियान बॉ आगे से कहता है कि वो बस माउंटेन से बाहर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए निकला था ताकि उसकी कल्टीवेशन और ज्यादा अच्छी हो सके और वो उसके मास्टर भी इस बात की परमिशन दे दिए थे। तो टियान मी उससे कहती है कि तुम्हें पहाड़ों में इतनी समय धोती बेच के कल्टीवेशन करना चाहिए था, यहाँ पे क्या मौज काट रहे हो, चाय पी रहे हो, ऊपर से खाना खा रहे हो मेरे सामने। इसके बाद वो टियान की तरफ देखती है तो इसके लफ्ज एकदम बदल जाते हैं और वो टियान बॉ से पूछती है वैसे ये लड़का कौन है, प्यारा सा कौन है ये? टियान बॉ आगे से बताता है कि ये मेरा दोस्त है जिसको मैंने गली में बनाया था और ये हमारे ऑक्शन में कुछ चीजें लेने के लिए आया है। टियान मी वहाँ से जाते हुए कहती है कि सेकंड प्लेस शुरू ही होने वाला है, तुम लोग इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद वो जाते हुए टियान से कहती है कि ज्यादा जोर मत देना, आराम से ही चीजें करना। टियान उससे कहता है कि सेंटेंस का मतलब क्या था, क्या वो कुछ अजीबोगरीब सोच रही थी क्या? टियान बॉ आगे से कहता है मुझे पता होता तो मैं आपसे ना बता देता। फिर इसके बाद सेकंड राउंड वहाँ पे शुरू होता है और टियान मी आगे से बताती है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टियान के ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर आके बढ़ता है जो कि ग्रेट एम्परर का प्रेशर था। वो बेचारे जो लो लेवल के कल्टीवेटर्स थे उन्हें तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। टियान मी उन लोगों को बताती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत थोड़ी ना है, वो तुम्हें मारने के लिए थोड़ी ना है, फीडिंग करने के लिए आए, तुम्हारे जेब में भी पैसा है तो उनकी जितनी बोली लगाओ और ट्रेजर लेके जाओ। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जिस रूम के अंदर इन लोगों को रखा गया था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था ग्रेट एम्परर्स के कल्टीवेटर से, इसलिए टियान मी ने कहा था कि ज्यादा जोर न देना। वहीं पे टियान बॉ आगे से कहता है हमारे तो लगे चारों तरफ से हमें यहाँ पे ग्रेट एम्परर्स ने घेर लिया है। बेचारे ये सभी यहाँ पे अपना ऑरा रिलीज कर रहे थे दबदबा बनाने के लिए कि हम है यहाँ के शहंशाह। टियान बॉ से कहता है कि तुम्हें चिंता किस बात की है भाई, हमारे कमरे में भी ग्रेट एम्परर है एक। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि सामने वाले कमरे में ग्रेट एम्परर है और उसे समझ में आ जाता है कि अब की बार का जो ऑक्शन आइटम होगा वो कुछ ज्यादा ही खास होगा। टियान यहाँ पे उस डुप्लीकेट मोमेंटम कार्ड का यूज करने वाला था ताकि उसके आइडेंटिटी छुपी रहे और वो अपना भी दबदबा दिखा सके। इसके बाद हम लोग टियान मी को देखते हैं और मैं इसको जरूर देखना चाहूंगा। कुछ बड़ी बड़ी चीजों की वजह से टियान मी उन लोगों को बताती है कि ये जो आइटम है ये मैजिकल मेडिसिन हर्ब है, इसको पूरी तरीके से मेच्योर होने में 900 साल लगते हैं, जो कि वही आइटम है जो टियान को भी चाहिए 9 फिनिक्स आइस ग्रास। इसकी बोली यहाँ पे 20 मिलियन से शुरू की जाती है और ग्रास वहाँ पे आते ही बोली बढ़ जाती है डायरेक्ट 30 मिलियन से। सभी लोग आगे से कहते हैं कि यहाँ पे ग्रेट एम्परर ने बोली की है उसके खिलाफ जाने की कौन ही हिम्मत करेगा, लेकिन हम लोग टियान को देखते हैं जो कि आगे से कहता है 100 मिलियन स्प्रिट कॉइन और वो टियान भाव से कहता है कि तुम चाय ना पीना तुम्हारे गले में फंस जाएगी, मैं यहाँ पे आइस ग्रास लेने के लिए ही आया था और इसे लेके ही जाऊंगा भले ही नंगा क्यों ना हो जाऊं। फिर टियान में भी अपने मन के अंदर सोचती है कि टियान भाव का दोस्त कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि यहाँ पे कौन आ गया भाई जो कि 30 मिलियन से डायरेक्ट 100 मिलियन पे चला गया। टियान ने हमें बताता है कि जैसे ही कोई उसके ऑरा को सेंस करेगा तो वो मोमेंटम कार्ड का इस्तेमाल करके उसके ऑरा को कॉपी करके उन्हें हैरान कर देगा। फिर उसने दोबारा हर किसी को हैरान कर दिया तो सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कार्ड, जिसकी मदद से वो टेलीपैथी के जरिए बात कर सकता है। इसके बाद अगला सीन 4th रूम का होता है और ये शायद से साओयान होली लैंड वाले ही थे क्योंकि यहाँ पे होली सन भी है हमारा और ये लोग भी रूम की वजह से आसपास के लोगों की आइडेंटिटी नहीं चेक कर सकते हैं, रूल है यहाँ के। लेकिन हम लोग इसके बाप या भी जो भी हो साला वो कहता है मुझे देखना है कि ऐसा कौन है भाई जो मेरे खिलाफ यहाँ पे बोली लगा रहा है। इसके बाद ये रिलीज करता है अपना ऑरा, वो भी ग्रेट एम्परर का। टियान को इसी मौके की तलाश थी, उसे जैसे ही यहाँ पे ऑरा महसूस होता है तो वो आगे से कार्ड का इस्तेमाल करता है। तो कार्ड अपना जलवा दिखाते हुए यहाँ पे साओ याओ सेंट ग्रेट एम्परर के ऑरा को कॉपी करके यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि होस्ट 1 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए टियान भी वहाँ पे उनका ऑरा उन्हीं की तरफ फेंक के मारता है। यह ऑरा जैसे ही इन लोगों को महसूस होता है इन्हें भी समझ में आ जाता है कि सामने वाली पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और ऑफ कोर्स उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। साओ सेक्ट के जो लीडर थे उन्हें यहाँ पे ये आइस ग्रास चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि सामने वाला एनिमी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और वो दुश्मनी करके खुद को लॉ
हाउस में नहीं रखना चाहते तो वो टियान से कहते हैं कि तुम इसे ले सकते हो। वहीं पे टियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे यहाँ पे ये 9 फिनिक्स आइस ग्रास मिल ही गई, लेकिन तभी कोई वहाँ पे 500 मिलियन की बोली लगा देता है। टियान आगे से कहता है कि साला इसमें है क्या इतना खास कि लोग यहाँ पे 500 मिलियन की बोली लगा रहे हैं। वहीं पे टियान को जैसे ही आवाज सुनाई देती है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये कौन है और वो आगे से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कार्ड का इस्तेमाल करता है। इसके बाद टियान टेलीपैथी के जरिए गंदी गंदी बातें करता है क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट को, जिनको मैं याओची मदर कहना ज्यादा पसंद करूंगा। टियान उनसे कहता है कि ये आइस ग्रास मुझे दे दो, नहीं अगली बार जब तुम नहा रही होगी तब मैं तुम्हें समन करूंगा। याओची मदर आगे से कहती है अरे ये तो अपना छिछोरा लौंडा है। इसके बाद वो टियान से कहती है सच में तुम मुझे समन करना चाहते हो, मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करती हूँ, बताओ कब आओगे। मुझे नहीं पता यहाँ पे ट्रांसलेटर ने कुछ गड़बड़ की है या फिर ऑथर ही अपना हरामी है। याओची क्लैन की मदर यहाँ पे टियान से कहती है कि उन्हें इसे आइस ग्रास की जरूरत काफी ज्यादा है क्योंकि वो इसे यहाँ पे आइस सेक्सी सिल्क अंडरवियर बनाना चाहती है, जिसके लिए वो काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी। ऑफ कोर्स ये सरकाज़म है टियान के जवाब का उल्टा जवाब देने के लिए। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग मेरा भाई जान ले लेंगे, ये एक नंबर के हरामी है ये। टियान आगे से कहता है कि तुम बस देखते जाओ, वो हर्ब मेरी ही होगी। इस पे याओची मदर आगे से कहती है कि मुझे तुमसे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, मुझे बस वोकिंग से डर लगता है कि वो सॉर्ड लेके मेरे क्लैन में आके मुझे मार ना दे, तो ही मैं तुम्हें यहाँ पे 9 फिनिक्स आइस ग्रास दूंगी। टियान आगे से वोकिंग से माफी मांगते हुए कहता है माफ कर दो रसमलाई, मैंने यहाँ पे तुम्हारे 100 स्पिरिट कॉइन खो दिए। इसके बाद टियान यहाँ पे थंडर हार्ट फ्रूट के बारे में सोचने लगता है अगर वो बिडिंग के अंदर आया तो इस बार उसकी बोली यहाँ पे अगर 1 बिलियन स्पिरिट कॉइन से ज्यादा निकल जाती है तो काफी नहीं होगा, वो शायद से ये फ्रूट नहीं पा पाएगा। लेकिन अचानक से वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाता है और उसी टाइम पे टियान को महसूस होता है कॉफिन, और वो आगे से चीखते हुए पूछता है क्या साला ये लोग यहाँ पे लासवास भी बेचते हैं क्या, इसको डार्क वेब बना दिया है। टियान मी आगे से बताती है कि उन लोगों को नहीं पता है कि इस कॉफिन को क्या कहा जाता है, लेकिन ये लोग इस कॉफिन को सेमलेस चेन स्पिरिट कॉफिन कह के बुलाते हैं और इसको इन लोगों ने 2000 किलोमीटर की गहराई से खोद के निकाला है टियान बाओ होली लैंड के डार्क फॉरेस्ट से। उन लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता है कि इस कॉफिन का क्या लेवल है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक रैली की तरह किया जा सकता है गॉड एसेशन के लिए। टियान मी आगे से इस कॉफिन की बोली लगाती है 100 स्पिरिट मिलियन कॉइन से। एक झटके के अंदर इसकी बोली बढ़ के यहाँ पे 200 मिलियन हो जाती है। वहीं टियान अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि ये कॉफिन काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो इसका इस्तेमाल करता है तो शायद से वो किंग इसकी मदद से गॉड रियलम के अंदर जा सकती है। इसीलिए वो भी आगे से बोली लगाने की कोशिश करता है और सभी लोगों का ध्यान टियान की तरफ जाता है। टियान भी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि टियान बाओ का दोस्त कुछ ज्यादा ही अमीर है। याओची मदर अपने मन के अंदर सोचती है लगता है कि हमारा जवान मरने से नहीं डरता है। वहीं पे टियान बाओ दोबारा चिल्लाते हुए कहता है कि आपने अभी ही यहाँ पे एक हाई प्रोफाइल से एक हर्ब चुरा ली है और आप दोबारा यहाँ पे लड़ाई करना चाहते हैं। टियान आगे से कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, उसे पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। याओची मदर टियान से कहती है उन्हें पता है कि उन्हें ये कॉफिन किस लिए चाहिए, लेकिन याओची मदर का मानना है कि कोई गॉड रियलम के अंदर तभी ब्रेक थ्रू कर सकता है जब उसके पास सच में गॉडहुड जैसी पावर्स हो। टियान उनसे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो क्वीन मदर आगे से बताती है कि उन्हें ये कॉफिन चाहिए। हालांकि वो इसका इस्तेमाल यहाँ पे गॉड रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए नहीं करेंगे, किसी और काम से उन्हें चाहिए। साथ ही में वो टियान से ये भी करती है कि अगर वो यहाँ पे इसके लिए लगातार कंप्लीट करता रहेगा तो फिर वो अपने आप को खतरे में भी डाल सकता है, भले उसके पास यहाँ पे एम्परर लेवल का ऑरा हो। टियान को याओची मदर की बातों में दम दिखाई देता है और वैसे भी याओची मदर यहाँ पे टियान की काफी ज्यादा मदद किया है, तो फिर उसे ये झूठ बिल्कुल भी नहीं लगता है, इसीलिए वो अपने कदम पीछे ले लेता है इस कॉफिन से। इस पे क्वीन मदर आगे से खुश हो जाती है और टियान से कहती है कि जब तुम अगली बार याओची क्लैन में आओगे तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय पिलाऊंगी। इधर याओची मदर से कहते हैं कि टियान यहाँ पे इसके लिए फाइट नहीं करने वाला है, तो फिर उन लोगों को किसी भी कीमत पे ये कॉफिन लेना ही पड़ेगा। याओची मदर आगे से कहती है कि उन्हें ये कॉफिन चाहिए ही चाहिए, फिर इसके लिए चाहे जितनी भी कीमत देनी पड़े, क्योंकि ये कॉफिन ही यहाँ पे उन लोगों को बचा सकता है। होगा भाई कोई अगला प्लॉट। फिर इसके बाद हम लोग टियान को उसके रूम के अंदर देखते हैं और उसके पास यहाँ पे वो आइस ग्रास थी। ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ हुई होगी, मैं गलती नहीं करता इतनी जल्दी। टियान अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसको यहाँ पे आइस ग्रास मिल चुकी है, बस अब उसे यहाँ पे थंडर हार्ट फ्रूट की जरूरत है। इसके बाद टियान थंडर विंड डिवाइन पाम टेक्निक की तरफ देखता है और सोचता है कि इसे अभी ही सीख लेना चाहिए। इसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि इसे कंप्रिहेंस कर लो, तो फिर सिस्टम जल्दी से उस टेक्निक को कंप्रिहेंस करता है और उसे मास्टर कर देता है। सिस्टम बड़ी तेज काम करता है भाई इसका। उसी टाइम पे कोई टियान के दरवाजे के ऊपर नॉक करता है, तो टियान पूछता है कौन है भाई, तो फिर वो याओची मदर और याओची थी। टियान उन लोगों से पूछता है कि यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो, तो याओची मदर टियान से कहती है कि पहले अपना मास्क हटाओ, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम ऐसे बात करो, एकदम गंदा सा लग रहा है। याओची भी आगे से कहती है हाँ ये काफी ज्यादा खराब है। टियान आगे से मना कर रहा था तो ये लोग उससे बात ही नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप बैठे हुए थे, तो फिर टियान को मास्क हटाना ही पड़ता है। तो ये लोग उसका चेहरा देख के एकदम हॉर्नी हो जाते हैं। टियान उनसे पूछता है कि क्या लेने के लिए आए हो भाई यहाँ पे, तो याओची मदर आगे बढ़ती है और वो टियान से लिपट जाती है और उससे कहती है ऑफ कोर्स बुकिंग यहाँ पे नहीं है, तो फिर हम तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करेंगे जो हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। फिर टियान अपना शोषण करवाने के लिए एकदम रेडी था, लेकिन याओची मदर उसे कहती
कहती है मैं बस मजाक कर रही थी, क्या तुम्हें सच में लगा कि हम तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे। इसके बाद वो आगे से कहता है कि जब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा तो फिर तुम्हारे गैट के ऊपर स्पैंक मारूंगा। इस पे याओची मदर उससे कहती है कि स्ट्रांग होने की जरूरत क्या है, अभी ही ट्राई कर लो। तो फिर टियान आगे से कहता है नीचे और पूछ पूछ, जिसके बाद वो याओची मदर को पकड़ता है और नीचे लिटा के वही काम शुरू कर देता है जिसके लिए उसे कहा गया था। जिससे याओची मदर हैरान होकर कहती है कि साले के अंदर इतना गुदा है कि इसने ट्राई भी कर लिया। और याओची मदर को इतना ज्यादा हैरान करने के लिए टियान को यहाँ पे ऑरा कल्टीवेशन के 300 पॉइंट मिलते हैं। टियान आगे से कहता है आई एम द मैन ऑफ माय वर्ड्स, अगर मैं ना करता तो फिर मैं नामर्द बन जाता। और वैसे तुमने तो रिक्वेस्ट किया था मारने के लिए। और वो मन के अंदर सोचता है मजा आ गया भाई। लेकिन याओची मदर को कोई भी बुरा नहीं लगा था, वो एकदम सेटिस्फाइड थी, उन्हें तो और ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके बाद वो टियान के ऊपर ही चढ़ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो तुमने कांड किया है। टियान उससे कहता है कैसी जिम्मेदारी, कैसा रहेगा कि बदले में तुम मुझे मार लो। इससे तो याओची मदर भी हैरान हो जाती है, ये सोचते हुए कि ये तो मिसोजिनिस्ट है साला। मिसोजिनिस्ट का मतलब जिन्हें मार खाने में मजा आता है, बेसिकली दर्द से प्लेजर मिलता है। साइड से याओची खांसती है और लोगों से कहती है बहुत हो गए तुम लोगों की नौटंकी, हम लोगों को यहाँ पे बिजनेस की वजह से आए थे, वो शुरू करना चाहिए। इसके बाद याओची मदर पीछे हट जाती है कहते हुए कि ये बंदा किसी काम का नहीं है, इतने मौके दिए तब भी ये कुछ नहीं कर रहा। टियान लोगों से पूछता है बताओ भाई इस बार किस काम से आए हो। तो फिर ये लोग टियान को बताते हैं कि इन लोगों को बस एक चीज चाहिए जो कि है 9 फिनिक्स आइस ग्रास। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे यहाँ पे सिर्फ आइस फिनिक्स आइस ग्रास की पत्तियों की जरूरत है, वो इन लोगों को यहाँ पे जड़े दे सकता है। इसलिए वो उसे आधा काटता है और आधी इन लोगों को दे देता है। ये लोग इससे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और टियान को शुक्रिया कर रहे थे। लेकिन टियान इनसे कहता है कि मेरा घाटा हुआ है, इसमें कंपनसेट कैसे करोगे। इस पे याओची मदर टियान से कहती है यहाँ पे 2 खूबसूरत लड़कियां हैं, बताओ कैसे कंपनसेट करे तुम्हें। इसके बाद याओची मदर आगे बढ़ती है और टियान के कानों में फूंकते हुए कहती है या फिर मैं तुम्हें यहाँ पे ताजी हवा दे सकती हूँ। टियान आगे से कहता है कि ये कैसा कंपनसेशन हुआ। याओची मदर आगे से कहती है और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, ना ही मेरे पास पैसे हैं, और अगर तुम्हें कोई स्पेशल कंपनसेशन नहीं चाहिए 2 खूबसूरत लड़कियों से तो सिर्फ यही एक तरीका है कंपनसेट करने का। टियान आगे से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे सवालों का जवाब दो बस। इसके बाद वो इन लोगों से वही थंडर हार्ट फ्रूट के बारे में पूछता है। याओची मदर आगे से बताती है कि उन्हें इसके बारे में काफी कुछ पता है। टियान पूछता है बता दो भाई। तो फिर याओची मदर टियान को बताती है कि वो इतने समय फॉरबिडन एरिया के अंदर है जो कि सुप्रीम डिवाइन किंगडम के अंदर है और तुम वहाँ पे अंदर बिल्कुल भी नहीं घुस सकते हो। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि कोई भी आरा गहरा वहाँ पे घुस तो नहीं सकता है, लेकिन रॉयल फैमिली वाले तो घुस सकते हैं ना। इसके बाद उसे यहाँ पे प्रिंसेस यूलिंग के बारे में याद आता है और आगे से कहता है यही बनेगी मेरी चारी। इसके बाद टियान लोगों को शुक्रिया कहता है तो ये लोग यहाँ से कट लेते हैं। याओची मदर टियान को बताती है कि वो लोग कुछ दिनों तक यहीं पे रुकने वाले हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर तुम आके हमसे मदद मांग सकते हो। उन लोगों के जाने के बाद ये बेचारा दोबारा अपना मास्क पहनता है और मन के अंदर सोचता है कि अब प्रिंसेस यूलिंग को बाटली में कैसे उतारा जाए कि वो मुझे फॉरबिडन रॉयल एरिया तक लेके खुद जाए। टियान के मन के अंदर सबसे पहला ख्याल जानते हो क्या आता है, सिटियाबाजी का। लेकिन बाद में जब वो अपना चेहरा देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि यह नामुमकिन है। लेकिन कुआं खुद प्यासे के पास चल के आता है। प्लॉट जो है टियान भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो खुद चल के यहाँ पे आ गई। खैर यूलिंग टियान से पूछती है क्या वो अंदर आ सकती है, तो टियान उसे कहता है ऑफ कोर्स आओ आके हम लोग बात करते हैं। यूलिंग पहले तो हैरान होती है लेकिन बाद में उसे ऐसा लगता है कि उसके लगातार मेहनत की वजह से उसने टियान का दिल पिघला दिया है, नहीं फॉरबिडन एरिया ने दरवाजा खोल दिया है। इसके बाद दोनों चाय पीने के लिए बैठते हैं और टियान यूलिंग से पूछता है बताओ भाई तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुआं खुद प्यासे के पास चल के आया है, तो फिर ये लोग यहाँ पे टियान से कहते हैं कि वो उसके पास इसलिए आए क्योंकि टियान उसके साथ फॉरबिडन एरिया के अंदर चले और वो लोग वहाँ पे चल के आराम से बैठ के बातें कर सके। टियान अपने मन के अंदर सोचता है वाह, और वो आगे से कहता है कि तुम बार बार मेरे पीछे आ रही हो इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ बात कर लेनी चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा अनकाइंड होगा तुम्हें मना करना। इसके बाद हम लोग यूलिंग की मन की बात देखते हैं और वो आगे से कहते हैं अगर इसका चेहरा पास से देखो तो ये इतना भी ज्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा बहुत हैंडसम है। यूलिंग यहाँ पे टियान को सीधा फॉरबिडन एरिया नहीं लेके जाती है, सबसे पहले वो उसे मिरर मून पवेलियन लेके जाती है जहाँ पे वो लोग खाना पीना कर सके। इसके बाद अगला सीन हमारा सीधा मिरर मून पवेलियन का ही होता है जहाँ पे हम लोग बेचारे घोड़ों को देखते हैं और जैसा कि मैंने कहा था इनके साथ जो होगा वो मैंने सोचा भी नहीं था। हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि घोड़े के गले को थपथपाते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम क्यूट हो। घोड़ा आगे से कहता है जान ही ले लोगी क्या। इसके बाद वो लड़की अपने पास से छुरा निकाल लेती है तो घोड़े की फटी और आगे से सच में चिल्लाते हुए कहता है जान ही ले लोगी क्या। वो लड़की बेचारे घोड़े से कहती है अगर तुम्हें किसी को बद्दुआ देनी है या फिर दोषी देना है तो फिर उस हरामी गेस्ट को दो जो साला उनके साथ आने वाला है। इसके बाद ये बेचारे घोड़े को मौत के घाट उतार देती है और तुम लोग जानते हो ये लोग इतने समय चाइना में है तो ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल खाने के लिए करेंगे और घोड़े को खाना कॉमन है कुछ एशियन कंट्रीज के अंदर। अगले सीन में ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो टियान भाव इन्हें घूर लेता है और जैसा कि यहाँ पे टियान ने यूलिंग के बारे में बोला था कि ये जालसाजी चल रही है यहाँ पे, तो ये सीधा यूलिंग के ऊपर चिल्लाने ही वाला था लेकिन टियान आगे बढ़ता है और वो टियान भाव को मुंह पकड़ के उसे कहता है मुंह बंद रखियो। इससे टियान भाव घबरा जाता है और वो आगे से कहता है ठीक है। फिर यूलिंग टियान से कहती है कि चलो चलते हैं देर हो रही है, लेकिन टियान भाव टियान का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मेरे बारे में क्या, मैं कहाँ जाऊँ,
मुझे भी साथ आना है। युएलिंग बेचारी फंसी और उसे यहाँ पे टियानबाओ को भी इनवाइट करना पड़ता है। इसके बाद दोनों जैसे ही पवेलियन के अंदर घुसते हैं तो फिर यहाँ पे जबरदस्त खुशबू आ रही थी। टियानबाओ आगे से पूछता है कि ये खुशबू कैसी है, तो युएलिंग आगे से बताती है कि उसकी छोटी बहन ने यहाँ पे उन लोगों के लिए खास खाना तैयार किया है। युएलिंग की छोटी बहन जैसे ही उन लोगों को देखती है तो वह इनवाइट करती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन दोनों के ऊपर पड़ती है जिससे उन्होंने घोड़ा चुराया था तो वो सोचती है ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। युएलिंग उसे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया, तो उसकी बहन आगे से कहती है ऐसे ही। इसके बाद युएलिंग अपनी छोटी बहन को उन दोनों से मिलवाती है, ये बताते हुए कि ये मेरी छोटी बहन है और इसका नाम यूकिन है। और वो यूकिन से कहती है कि यही दोनों वो गेस्ट हैं जिनके बारे में मैं तुमसे बता रही थी। यूकिन और टियान एक दोनों को सलामी देते हैं हेलो कह के, लेकिन हम लोग टियानबाओ को देखते हैं और उसको खुशबू खींचते हुए ले जाती है खाने के पास। और वो आगे से पूछता है कि ये क्या खुशबू है, ऐसे क्या बना है, इसके अंदर जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो युएलिंग आगे से बताती है कि ये खाना मेरी जूनियर सिस्टर ने तैयार किया है और इसने बहुत ही ज्यादा स्पेशल खाना तैयार किया है तुम लोगों के लिए, रेयर शैडो विंड हॉर्स का मीट। टियानबाओ ने मीट पकड़ा ही था कि उसके हाथों से चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है और उसकी बॉडी पत्थर की बन जाती है और टूट के बिखर जाती है। युएलिंग टियान से पूछती है कि इसे क्या होगा, ये पत्थर की मूर्त क्यों बन गया। टियान आगे से बताता है कि कुछ दिनों पहले ही हमारे घोड़े चोरी हो गए थे और इस पूरी सिटी के अंदर 2 दिन के अंदर वो घोड़े आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी ब्रीड ही काफी ज्यादा रेयर है। युएलिंग पीछे मुड़ के अपनी बहन से कहती है कि तुम कहां से, लेकिन उससे पहले वो यहाँ से खिसक लेती है ये कहते हुए कि इमरजेंसी आई है। लेकिन टियानबाओ से पूछता है घोड़े कहां से लाई तुम, मुझे ये बताओ। यूकिन के पास कोई भी जवाब नहीं था तो वो आगे से ऐसा वैसे कुछ कहने लगती है और टियानबाओ उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ही हमारे घोड़े वहां से चुराए थे, तुम्हें थी चोरनी। इस पे यूकिन आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने तो ये घोड़े साइड में बांध दिए थे, रोड किनारे कौन घोड़े बांधता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हारे थे और पालतू थे। इसके बाद दोनों आपस में चिल्लाने और लड़ाई करने लगते हैं, ये कहते हुए कि तू क्या कर लेगा बे, तू क्या कर लेगा। लेकिन टियानबाओ की नजर कुछ बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर पड़ती है तो बेचारा ढीला पड़ने लगता है और यूकिन आगे से हंसते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा कायर निकला। ढीला कहेगा। हम लोग पीछे से युएलिंग को देखते हैं और उसे बिल्कुल भी यहाँ पे ये चीज पसंद नहीं आई थी और वो उसे कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। हम लोग टियान को देखते हैं और ये मौके पे चौका मारते हुए कहता है कि यहाँ पे यूकिन ने काफी ज्यादा गलत किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद वो युएलिंग से कहता है अगर मैं तुम्हारी बहन को यहाँ पे एजुकेट करूँ तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी है। युएलिंग आगे से कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ऑफ कोर्स यू नो टियान कैसे किसी को एजुकेट करता है। इसके बाद वो यूकिन को पकड़ता है और उसके बम के ऊपर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि यूकिन को ऑर्गेजम ही आ जाता है। फिर टियान का हाथ लाल हो जाता है और यूकिन अपनी बहन से लिपटते हुए कहती है कि अब वो शादी नहीं कर पाएगी और क्योंकि युएलिंग को यहाँ पे काम निकलवाना था तो वो यूकिन से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत थोड़ी ना है, तुमने यहाँ पे गलती की थी, तुम्हें यहाँ पे टियानबाओ से पर्सनली माफी मांगना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगी। तो फिर यूकिन आगे बढ़ती है और टियानबाओ से माफी मांगती है, ये कहते हुए मुझे घोड़ा नहीं चुराना चाहिए था और इसके पिछवाड़े से करंट निकल रहा था दर्द की वजह से, अब ये 2 दिनों तक बैठ नहीं पाएगी। और टियानबाओ यूकिन को माफ कर देता है। इसके बाद टियान युएलिंग से पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है कि उसे यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। तो फिर युएलिंग यहाँ पे मुद्दे की बात करती है और वो टियान से कहती है कि उसे टियान की मदद चाहिए एम्प्रेस बनने के लिए। टियान उससे पूछता है कि बगावत करने वाली हो क्या। इस पे युएलिंग आगे से बताती है कि नहीं नहीं, ये इतना ज्यादा इजी नहीं होगा। वो यहाँ पे सही तरीके से थ्रोन के लिए फाइट करना चाहती है। उसका मकसद यहाँ पे कल्टीवेशन के जरिए सिर्फ ग्रेट एम्पर रियलम पे ही जाना नहीं बल्कि यहाँ पे डिवाइन किंगडम की एम्प्रेस बनना भी है, ताकि वो किंगडम के अंदर दोबारा शांति ला सके और अच्छे से इसे इस्तेमाल करा सके। टियान आगे से पूछता है मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है ये बताओ। तो फिर युएलिंग टियान को बताती है कि सुप्रीम किंगडम के अंदर यहाँ पे एक सीक्रेट रियलम है जिसको वो लोग सुप्रीम सीक्रेट रियलम कह के बुलाते हैं। इस रियलम को बनाने वाला सुप्रीम डिवाइन किंगडम का फाउंडर ही था और इस जगह को स्पेशली डिसेबल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि किंगडम के ही होते हैं कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसकी जरूरत युएलिंग को है, वो भी बहुत ही ज्यादा अर्जेंट। लेकिन उस चीज को पाने के लिए यहाँ पे बिजली की तूफान से होके गुजरना पड़ता है और उस तूफान की जो ताकत है वो जादुई सीढ़ी के 8वें स्टेप के बराबर की होगी। युएलिंग ने यहाँ पे कई साल तक ट्राई करने की कोशिश की लेकिन इसके बावजूद उसे वो चीज नहीं मिली, इसीलिए वो यहाँ पे किसी ऐसे की तलाश में थी जो जादुई सीढ़ी के 9वें स्टेप के ऊपर चढ़ सके। इसके बाद युएलिंग टियान का हाथ पकड़ती है और अजीब जगह पे रखते हुए कहती है कि वो सीक्रेट रियलम यहाँ पे 2 दिनों के अंदर खुलेगी और वो टियान से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मदद करो, मैं उस चीज को पा सकूं और सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। टियान उसे कहता है कि मैं कर तो दूंगा लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। युएलिंग टियान से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी कहोगे मैं वो सब कुछ करने को राजी हूँ। टियान अपने मन के अंदर सोचता है पता नहीं इन लोगों के लिए थंडर हार्ट फ्रूट ऑर्डिनरी है या फिर काफी ज्यादा जरूरी। फिर युएलिंग जब टियान का चेहरा देखती है तो वो आगे से बहुत ज्यादा चमक रहा था। इसके बाद वो शर्माते हुए टियान से कहती है कि कुछ उल्टा सीधा ना मांगना जो इम्पॉसिबल हो। टियान बाओ से पूछता है कि किस चीज के बारे में बात कर रही है। टियान बाओ आगे से कहता है कोई गंदी चीज ही होगी, इनका दिमाग ऐसे ही तो चलता है। टियान आगे से कहता है कुछ उल्टा सीधा नहीं चाहिए, बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, मुझे यहाँ पे थंडर हार्ट फ्रूट चाहिए। इससे युएलिंग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और टियान को सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है जो कि 100
पॉइंट्स थे कल्टीवेशन वाले। और युवेलिंग टियान से कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहा है। टियान आगे से पूछता है इसका क्या मतलब है भाई, तो फिर युवेलिंग आगे से बताती है थंडर हार्ट स्प्रिट फ्रूट ट्री सिर्फ हजारों सालों में सिर्फ 12 ही थंडर हार्ट फ्रूट प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली के लिए एक मिलना नामुमकिन जैसा होता है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास आ जाता है रॉयल फैमिली जो है यार। लेकिन युवेलिंग यहाँ पे पूरी कोशिश करेगी कि टियान को वो फ्रूट मिल जाए। तो फिर टियान आगे से खुश होते हुए कहता है कि कैसा रहेगा अगर तुम इसके अंदर एक हेवन रैंक की मार्शल आर्ट स्किल भी ऐड कर दो और साथ ही में 10 मिलियन स्पिरिट कॉइन्स भी। युवेलिंग आगे से कहती है कि तुमने यार काफी कुछ कम मांग लिया यार, मुझसे शादी ही ना कर लो, पूरा का पूरा सुप्रीम डिवाइन किंगडम ही तुम्हें दहेज में मिल जाएगा। टियान आगे से कहता है कि ये नामुमकिन है, मेरी बीवी मेरा गला चीर देगी और ऊपर से चूरा भोंक देगी मेरी छाती के अंदर। इससे युवेलिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो टियान से एक्साइटेड होकर पूछती है कि उसकी बीवी कैसी है, वो दिखने में कैसी है, कितनी सुंदर है वो। टियान आगे से एकदम साफ साफ बता देता है कि उसकी बीवी यहाँ पे डिमोनिक सेक्ट की एम्परेस है। युवेलिंग उसे कहती है अच्छा झूठ था, अगर तुम्हारी बीवी यहाँ पे डिमोनिक सेक्ट की एम्परेस है तो फिर मेरा पति भी है वाले डिमोनिक सेक्ट का पैट्रियार्च है। टियान आगे से कहता है कि इतना झूठा तो मैं भी नहीं हूँ यार, तुमने सीधा उसे अपना पति ही मान लिया, मुझे इस बारे में पता तो है नहीं कि उसकी बीवी कौन है। युवेलिंग उसे कहती है कि तुम यहाँ पे एम्परेस को अपनी बीवी मान सकते हो तो फिर क्या मैं पैट्रियार्च को अपना पति नहीं मान सकती? तुम्हें पता भी है कि वो कितना ज्यादा चिकना और कितना ज्यादा लेजेंडरी है, हजारों लड़कियां उसे अपना पति मानती है और उसकी पूजा करती हैं। ऐसी कौन लड़की होगी जिसको ऐसा पति ना चाहिए हो? टियान आगे से कहता है कि तुम्हारे बात में बिल्कुल दम है, मैंने भी देखा है कि पैट्रियार्च मेरी तरह एकदम सुंदर है। युवेलिंग को बिल्कुल इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता क्योंकि पैट्रियार्च की शकल और ये वाले शकल दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। खैर इसके बाद वो यहाँ पे टियान को टोकन देती है जिसकी वजह से वो आराम से किसी भी जगह पे घुस सकता है, यहाँ तक कि फॉरबिडन एरिया के अंदर भी। वो टियान से कहती है कि वो उसका इंतजार यहाँ पे मिरर मून पवेलियन के अंदर करेगी। इसके बाद टियान भाव से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि यूकिन और टियान भाव की काफी ज्यादा अच्छी बन गई थी। फिर टियान भाव ने जैसे अपने ही घोड़े का मीट खा के जब चेक किया था तो वो कह रहा था कि इससे अच्छा मीट मैंने आज तक नहीं खाया। और ये आगे से टल्ली होके चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जब दोबारा आऊंगा तो फिर टियान भाव होली लैंड के जो भी घोड़े होंगे वो लाके तुम्हें दे दूंगा, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोलेंगे। इसके बाद वो लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर ही चढ़ जाते हैं और वहाँ पे नाचने गाने लगते हैं। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी ये दोनों एकदम कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब देखो इन्हें। इसके बाद टियान भाव को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वही यूकिन उन लोगों से कह रहे थे कि दोबारा जरूर आना। फिर इसके बाद टियान यहाँ पे टियान भाव को अपने कमरे के अंदर ला देता है, हालांकि वो खराटे ले रहा था। टियान अपने मन के अंदर यही सोचता है कि अब उसे यहाँ पे सुप्रीम सीक्रेट रियलम के अंदर जाना है तो फिर उसे थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद वो वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी कल्टीवेशन की वजह से प्लॉट है भाई, प्लॉट है, मून फेनोमिनन एक्टिव हो गया था। इसके बाद हम लोग उससे कहीं ज्यादा दूर इंपीरियल पैलेस के सेलेस्टियल पवेलियन को देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा आगे से कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई सुप्रीम लेजेंड भी होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये फेनोमिनन यहाँ पे होगा तो फिर फाउंडर जो ट्रेजर यहाँ पे छोड़ के गए होंगे वो यहाँ पे आ चुका होगा और ये किंगडम का सबसे बड़ा वाला प्रिंस और इसका नाम है हाउरैन। ये मन के अंदर यही सोचता है अगर इसके हाथों में वो ट्रेजर चढ़ जाता है तो फिर उसे यहाँ पे किसी के साथ भी कम्पीट करने की जरूरत नहीं है सिंहासन के लिए। इसके बाद अगला सीन मून पवेलियन का होता है जहाँ पे गार्ड टियान को रोक लेते हैं। तो फिर टियान आगे से सीधा टोकन ही दिखाता है तो ये अपना सर झुका के टियान को वेलकम करते हैं। इस पे टियान बड़े आराम से अंदर चला आता है और मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं। साइड से ये दोनों बाहर निकलती हैं जो कि टियान को वेलकम करती हैं। टियान उन लोगों से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और इतने सभी लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। वहाँ पे सभी लोग टियान के बारे में ही सोच रहे थे कि ये नमूना कौन है, दिखने में तो ये सुअर सा लगता है। खैर युवेलिंग आगे बढ़ती है और वो टियान को बताती है कि ये सीक्रेट रियलम की ओपनिंग का एरिया है और यहाँ पे सभी प्रिंसेस और प्रिंस इकट्ठा होते हैं जो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ पे दो बिगड़ी औलादों को देखते हैं जो कि घोड़ा गाड़ी सीधा हॉल के अंदर ही घुसा देते हैं। एक दो लोग घायल हो जाते हैं तो ये लोग अपनी गलती ना मानते हुए उससे कहते हैं कि जब बीच रोड पे चलोगे तो फिर तुम्हें मरने का तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। टियान युवेलिंग से पूछता है कि ये हरामी कौन है तो युवेलिंग आगे से बताती है कि ये एल्डेस्ट प्रिन है, किन हाउरैन और उसकी छोटी बहन किन यूमी। ये दोनों ही एक ही माँ के दो सुपुत्र हैं। हाउरैन यहाँ पे सुप्रीम डिवाइन किंगडम के लॉर्ड का पहला बेटा है और साथ ही में वो बस एक कदम दूर है सेलेस्टियल रियलम पे पहुंचने से और साथ ही में वो ही यहाँ पे युवेलिंग का सबसे बड़ा अपोनेंट है। अगर उन लोगों को यहाँ पे थ्रोन को हासिल करना है तो फिर उन्हें हाउरैन के साथ हेड ऑन फाइट करनी ही पड़ेगी। अब इसी के बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रेशर पड़ने लगता है, कहता कि यूकिन को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। युवेलिंग आगे से बताती है कि ये उन लोगों के थर्ड अंकल है किन फेंग जो कि एक पावरफुल इमॉर्टल एम्परर है। तो फिर ये स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे यूकिन को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि हम लोग टियान को देखते हैं और उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। युवेलिंग उसे पूछती है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस पर टियान आगे से झूठी मूठी कह देता है कि हाँ मुझे भी दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे आसपास यहाँ पे इतने ज्यादा इमॉर्टल एम्परर रहते हैं, एक दो को तो मैंने बजा दिया है और एक तो मेरी बीवी है जिसके रात मैंने सुहाग रात भी मना ली है शादी से पहले, तो फिर मुझे इस चीज का क्या ही डर होगा। इसके बाद किन फेंग वहाँ पे आते हैं और वो
आते ही उन लोगों से पूछता है कि हर कोई यहाँ पे आ चुका है। जब सभी लोग कह देते हैं कि हाँ आ चुका है, तो फिर वो आगे से अपने पास एक क्रिस्टल स्टोन बाहर निकालते हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। टियान को भी पता चलता है कि इस क्रिस्टल स्टोन के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा निकल रहा है और उसे समझ में आ जाता है कि सुप्रीम डिवाइन किंगडम कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल स्टोन के अंदर से जो ऑरा निकलता है उससे वहाँ पे एक गेट खुल जाता है और यही है रास्ता सीक्रेट रियलम के अंदर जाने का। अंकल किनफेंग उन लोगों से कहते हैं कि दरवाजा मैंने खोल दिया है, तुम लोग अंदर जा सकते हो और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो फिर तुम्हें शायद से फाउंडर का आर्टिफैक्ट भी मिल सकता है। ये दरवाजा यहाँ पे 2 दिनों तक खुला रहेगा, जिसके बाद भूल जाओ कि ये दरवाजा यहाँ पे था, गायब हो जाओगे तुम दरवाजे के साथ में। ये दोनों भाई बहन अंदर घुसते हुए कहते हैं कि तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, ताकतवर को पहले जाने दो। टियान उन दोनों की तरफ देखते हुए यूकिन से कहता है कि तुमने इनके घोड़े क्यों नहीं चुरा लिए, दिखने में तो ये भी जबरदस्त लगते हैं। इस पे यूकिन की बातें सुनो, ये आगे से कहती है कि मैं एक मिस्टिक सेक्ट की डिसेबल हूँ यार, ऐसा कैसा कोई काम कर सकती हूँ चोरी चकारी वाला। टियान बहु की आत्मा यहाँ पे आती है और वो आगे से कहती है मेरे घोड़ों को तो दादा ने चुराया था ना मेरे। टियान लोगों से पूछता है कि ये मिस्टिक सेक्ट क्या चीज है भाई, मैंने तो गलत ही पढ़ दिया था मिस्टिक, मैंने इस सेक्ट के बारे में कभी भी नहीं सुना। इस पर यूवेलिंग आगे से बताती है कि उसने कभी ये सेक्ट के बारे में सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्ट हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर है ही नहीं, बल्कि ये सेक्ट तो हेवनली स्काई डोमेन के अंदर है। और ये काफी ज्यादा कॉमन है कि टियान को इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डोमेन और जो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है। टियान की बुद्धि खुल जाती है और वो अपने के अंदर सोचता है कि अगर ये प्रिंसेस है जो कि इस डोमेन के अंदर है, यानी कि अपना स्पिरिचुअल हेवनली डोमेन, तो फिर इसने यहाँ पे मिस्टी सेक्ट को क्यों ज्वाइन किया जो कि यहाँ से इतना ज्यादा दूर है हेवनली स्काई डोमेन के अंदर। फिर इसके बाद टियान दरवाजे के अंदर जाते हुए सोचता है कि बाद में पूछ लूंगा। खैर जैसे ये दरवाजा यहाँ पे आसमान में खुला था, वैसे ही ये दरवाजा सीक्रेट रियलम के अंदर भी आसमान में खुला हुआ था। इसलिए टियान जैसे ही वहाँ पे कदम रखता है तो ये धड़ाम से नीचे जा गिरता है, वो भी मुंह के बल। लेकिन आगे से कहती है सीनियर सिस्टर अगर ये नीचे गिर के मर गया मैं इसके ऊपर थूक दूंगी। यूवेलिंग आगे से कहती है तुम तो थूक दो कि मैं तो देखूंगी भी नहीं इसकी तरफ। यूवेलिंग टियान से कहती है कि तुम चिंता ना करो, भले ही तुम इस मकसद में फेल हो चुके हो, लेकिन मैं वापस आने के बाद तुम्हारी बॉडी को लेके जाऊंगी और उसे अच्छे से दफन करके तुम्हारी बीवियों के लिए अच्छा सा खत लिख के भिजवा दूंगी कि तुम नीचे गिर के मारे गए। लेकिन हम लोग टियान को देखते हैं जो कि दोबारा खड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन की तो आंखें बाहर आ जाती है और आगे से कहती है ये मरा नहीं था ऊपर से गिरने के बावजूद। तो फिर हमें दोबारा पता चलता है कि टियान का फिश डिफेंस उसे बचा लिया है, नहीं तो वो तक मारा जाता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मेरे एग्जाम के लिए तैयारी चल रही है, फॉर्म भर रहा है और ऊपर से घर में शादी भी है, तो फिर मैं 2-3 दिनों तक गायब था और साथ ही में जुकाम भी हो गया था। इन सभी कांडों की वजह से आई एम एब्सेंट।